नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आई हूँ बीए सेमेस्टर 2 की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेज है वो, जिसमें हम लोग सेमेस्टर 2 होम साइंस के जो पूरे 5th यूनिट के यानी कि 5 यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग उन क्वेश्चन के साथ साथ हर एक यूनिट को एनालाइज भी करेंगे कि फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट यानी कि हर एक यूनिट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और उन पे से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा यूनिट फर्स्ट लिया गया है, जिसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक ही दिया हुआ है यूनिट फर्स्ट का जो सबसे पहला टॉपिक है जो है हमारा वायु का संगठन, यानी कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम वायु के संगठन के बारे में पढ़ते हैं और वायु के प्रदूषकों के बारे में पढ़ते हैं। कि जैसे कि हम लोग लास्ट क्लासेस में जो पढ़ते थे कि वायु प्रदूषण क्या होता है, जो अलग अलग टाइप के प्रदूषण होते थे, उसी टाइप का एक प्रदूषण है वायु प्रदूषण। अब ये वायु में संगठन क्या होता है, यानी कि वायु किन किन तत्वों से मिलके बनी होती है और फिर जब इन वायु में प्रदूषण हो जाता है यानी कि इनमें जब अशुद्धियां मिल जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और इनको अशुद्धियां फैलाने वाले वो तत्व कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वायु के संगठन में जो सबसे पहला संगठन होता है वो होता है जल वाष्प। जल वाष्प आप सभी लोग जानते होंगे, यानी कि पानी की बूंदे, नमी जो हमारे आसपास के वातावरण में प्रेजेंट रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नमी, जल वाष्प। इसको हम H2O की फॉर्म में भी ले सकते हैं, यानी कि जो जल की मात्रा होती है हमारे एनवायरनमेंट में उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जल वाष्प कहते हैं। दूसरा संगठन पाया जाता है वायु के अंदर, वो होता है ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन गैस, जिसकी मात्रा पाई जाती है 21%। यानी कि वायु के संगठन में जो ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है वो होती है 21%। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन गैस, इसकी जो मात्रा होती है संगठन में जो सबसे ज्यादा होती है 78% तक। फिर हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, यानी कि CO2 जो 0.003% के रूप में पाया जाता है हमारे वातावरण के अंदर। और फिर उसके बाद में पाए जाते हैं धूल के कण। ये जो पांचों पॉइंट है ये हमारे वायु में, जो हम कहते हैं कि हमारे आसपास में वायु उपस्थित है, ये सभी संगठन उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जल वाष्प की बात करें H2O के रूप में, यानी कि जो नमी रहती है वो उपस्थित है। फिर ऑक्सीजन जो हम यूज करते हैं सांस लेने के लिए। फिर उसके बाद है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन है 78% तक। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। और फिर धूल के कण, यानी कि जो मिट्टी के कण है, हम लोग अगर नॉर्मली देखें तो हमें आसपास धूल के कण ऐसे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अगर प्रकाश गिराया जाए, यानी कि अगर हम देखते हैं कभी किसी रूम में बैठे हैं और खिड़की से क्या आ रही है, रोशनी आ रही है, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें हमें छोटे छोटे धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो वो किसकी मात्रा होती है, वो धूल के कण होते हैं। हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यूं तो देखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। तो ये सभी संगठन यानी कि ये सभी तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, वायु बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एयर, सांस लेना। तो ये सभी संगठन होता है वायु के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं कि प्रदूषक क्या होते हैं। प्रदूषक का मतलब होता है कि वायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि वो सभी तत्व जो मिलके वायु को प्रदूषित कर देते हैं, इनमें अशुद्धियां मिला देते हैं, जिससे इनके ये जो मूल तत्व है इनकी मात्रा कम हो जाती है। जैसे नमी की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो धूल के कण है ये कम हो जाते हैं और इनमें अशुद्धियां मिल जाती है। और ऐसी अशुद्धियां मिल जाती हैं जो शरीर के लिए क्या होती है, हानिकारक हो सकती है, जिसके कारण श्वास संबंधी बीमारियां हो सकती है, त्वचा संबंधी बीमारियां हो सकती है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा श्वसन तंत्र है, वो सारी बीमारियों का कारण कौन हो सकता है, प्रदूषक हो सकते हैं। कैसे प्रदूषक, जो वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। अब वो प्रदूषक कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। एक यहाँ पे आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो है CO2 और एक है O2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये तो होता है वायु के घटक के अंतर्गत, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली और विषैली गैस होती है। कैसी गैस होती है, विषैली गैस होती है। आप लोगों ने जनरली सर्दियों में ज्यादा न्यूज देखी होगी कि कमरे में अंगीठी जला के सो रहा था परिवार और सुबह तक सबकी मौत होगी। तो ये किस कारण से हो सकती है कि उससे क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, बाइंडिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो हम सांस ले रहे हैं, यानी कि हम सांस में ऑक्सीजन को ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वो हमारे हीमोग्लोबिन यानी कि हमारे रक्त के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ऑक्सीजन जो है, ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जाके क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से हम सांस लेने में हमें इजी रहती है। लेकिन जब हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है और अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है कार्बन
मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, इसकी जो बंधन क्षमता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा होती है। अगर हीमोग्लोबिन के सामने कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होंगे तो ये सबसे पहले किससे जाके जुड़ेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जाके जुड़ेगा। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ गया तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वहाँ तक क्या नहीं पहुँचेगी? ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी। और सभी ऑर्गन्स तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, सांस लेने में कठिनाई आएगी और हृदय की जो धड़कन है वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से इंसान की मौत तक हो जाती है। तो ये कौन सा कारक होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। फिर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। यहाँ पे हमने देखा नाइट्रोजन, ये तो है N2 गैस और ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2। अब ये जो NO2 होती है और इसी का एक दूसरा रूप है नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO3। ये दोनों जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये दोनों नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा विषैली मात्रा में पाए जाते हैं। ये कहाँ से निकलता है? ये मोस्टली निकलते हैं जो हम लोग यूरिया वगैरह का यूज़ किया जाता है यानी कि जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें केमिकल्स वाले प्रोडक्ट अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या फिर हम लोग बात करें कि जो हम आजकल गाड़ियों का यूज़ करें तो उनसे जो धुआं निकलता है उनमें भी ये जो तीनों गैसेज हैं ये प्रेजेंट रहती है। फिर आपने एक नाम यहाँ पे दिख रहा होगा, वो है ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। अब ओजोन जानते हो कि हमारे जो एनवायरनमेंट है यानी कि पृथ्वी के ऊपर का जो मंडल है उस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो ओजोन गैस है अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो ये नुकसान करती है। अब ये ज़्यादा मात्रा में आएगी कहाँ से? यानी कि कहीं ना कहीं तो ये निकल रही होगी, जैसे ऑक्सीजन निकल रही है, CO2 निकलती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि ये गाड़ियों से निकलती है। जब कार्बन या फिर कोई जो लकड़ी कोयला है जो अधूरा जल जाता है तो उससे भी ये निकलती है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं से इनकी उत्पत्ति हो रही है। वैसे ये जो ओजोन गैस है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? तो अगर हम बात करें कि हम लोग जब निबंध लिखते थे वायु प्रदूषण पे वगैरह तो हम उसमें एक कारक भी लिखते थे कि ओजोन गैस है, या फिर कह रहे हैं कि ये ओजोन कारक जो है ये किसमें पार्टिसिपेट करवा रहे हैं? ये निकल रहा है मोस्टली CFC यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो रेफ्रिजरेटर होते हैं यानी कि जो फ्रीजर होते हैं या फिर हम बात करें जो AC होती है उनकी जो गैसेस निकलती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ओजोन। जो क्या करता है हमारे समताप मंडल में जो ओजोन की परत पाई जाती है उसको जाके क्या करता है? क्षय करता रहता है। क्षय का मतलब होता है डिके करता रहता है, उसमें कमी करता रहता है, उसको कम कर देता है। फिर दूसरा कारक है अमोनिया। ये मोस्टली पाया जाता है यूरिया के अंदर। ठीक है, और ये भी क्या है? एक विषैला जहरीला पदार्थ होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब जब ये सारी गैसेज रिलीज हो रही है यानी कि ये सब निकल के पहले से वायु में उपस्थित जो ये गैसेज हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारी गैसेस इनके साथ जाके क्या हो जाती है? बाइंड हो जाती है यानी कि इनके साथ जुड़ जाती है, जिसकी वजह से ये और हानिकारक तत्वों का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य में अगर हम बात करें तो हमारे जो हम सांस लेते हैं यानी कि हमारा जो श्वसन तंत्र है उसको प्रभावित करेंगे। रैशेस हो जाते हैं, अगर हम कहते हैं अस्थमा की बीमारियां हो जाती हैं, यानी कि और भी कई सारी बीमारियां हैं यानी कि श्वसन संबंधी, स्किन से संबंधित जो बीमारियां हैं वो सारी होने लगती है। किनकी वजह से? इन सारे प्रदूषकों की वजह से। इन प्रदूषकों का क्या काम होता है कि जो वायु का संगठन है उनमें अशुद्धियां उत्पन्न करना या फिर इनके जो मूल परिवर्तन है यानी कि इनका जो मुख्य संगठन है उसको कम कर देते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है जिसे हम कह रहे थे वायु का संगठन, वो कंप्लीट हो गया। वायु का संगठन 5 तत्वों से मिलकर वायु बनती है और इनको प्रभावित करने वाले कारक यानी कि इनको और कौन कौन से कारक जो है वो प्रदूषित कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सीवेज के निपटान की तकनीकों के बारे में बताइए। सीवेज का निपटान। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सीवेज है, ये सीवेज क्या होता है। सीवेज का मतलब होता है, अगर हम सीवेज की बात करें तो सीवेज है हमारे घरों से जो गंदा पानी या फिर जो गंदा कचरा निकलता है वो लिक्विड की फॉर्म में हो या फिर सॉलिड की फॉर्म में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। यानी कि घरों से निकलने वाला जो गंदा कचरा है, गंदा पानी है, उसे हम क्या कहते हैं? सीवेज। जो पाइपलाइन के थ्रू घरों से बाहर निकलता है उस शब्द, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सीवेज। अब ये जो सीवेज निकल रहा है ये कई तरीकों से निकल सकता है, यानी कि हमारे घरों से, उद्योगों से, कह सकते हैं विद्यालयों से, या फिर विद्यालयों की जगह हम लोग लिख सकते हैं संस्थाओं से।
अगर हम और बात करें, जितनी भी संस्थाओं के अलावा जो कारखाने होते हैं, यानी कि कोई भी जगह हो सकती है जहाँ से ये जो सीवेज है वो निकल सकता है। अब जरूरी थोड़ी है कि जहाँ से भी ये सीवेज निकलेगा वो सभी एक जैसे प्रकृति का होगा। जैसे हम बात करें, जो घरों से सीवेज निकलेगा वो हॉस्पिटल या फिर कारखानों के कंपैरिजन में कम हानिकारक होगा। क्यों? क्योंकि हमारे घरों से कचरा निकलेगा, गंदा पानी निकलेगा, वो वॉशरूम्स का निकल सकता है, किचन का निकल सकता है, या फिर जो बर्तन धोए, कपड़े धोए, उनका पानी निकल सकता है। फिर दूसरा बात करें उद्योगों या फिर जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है, अब उनसे जो पानी निकलेगा, उनसे जो सीवेज निकलेगा, उनमें क्या हो सकता है, केमिकल की मात्रा ज्यादा हो सकती है, एसिड्स हो सकते हैं, बेस हो सकता है, जो क्या हो सकता है, शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि इनसे जितने भी सीवेज निकल रहे हैं, जितने भी प्रकार के सीवेज निकले हैं, उन सभी की प्रकृति अलग अलग होती है। अब जब सभी सीवेज अलग अलग प्रकृति के हैं तो उनके निपटान की जो तकनीकें हैं वो भी अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि हर एक कचरा अपने आप में एक भिन्न प्रकार का है, उसका अपना अपना एक तरीका है उनका निपटान करने का। तो अगर हम बात करें कि जो सीवेज निकल रहा है तो हर एक सीवेज का निपटान करने का सिस्टम भी अलग अलग होता है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला है उपचार संयंत्र। उपचार संयंत्र का मतलब है कि जो भी सीवेज निकल रहा है घरों से जो निकलने वाले सीवेज का क्या किया जाना, उपचार यानी कि ट्रीटमेंट किया जाना। अब ट्रीटमेंट कैसे किया जाना, यानी कि जो भी पाइपलाइन के थ्रू पानी निकल रहा है, जो भी वेस्टेज निकल रहा है, उस वेस्टेज को बाहर निकालने के लिए, जैसे मान लो एक एरिया में कोई कॉलोनी है, कोई सोसाइटी है, वहाँ का पानी जो निकल रहा है, तो वहाँ से घरों से निकलने वाला जो पूरा कचरा है उनकी पाइपलाइन हम अलग बनाई जाए। ठीक है, यानी कि क्योंकि सोसाइटी और घरों से जो कचरा निकलेगा वो दूसरों के कंपैरिजन में उसकी प्रकृति अलग है, तो उसके कचरे के लिए हम अलग से पाइपलाइन लगाई जाए। ठीक है, अगर हम बात करें कारखानों से जो निकलने वाला, तो अलग अलग फैक्ट्रियाँ जो है उनके थ्रू जो सीवेज बाहर निकल रहा है, तो उसके लिए भी हम क्या करें, अलग से उपचार संयंत्र लगाए। उपचार संयंत्र का मतलब होता है ट्रीटमेंट सेंटर लगाए जाए। ठीक है, यानी कि इक्विपमेंट लगाए जाए कि उनसे जो वेस्ट निकलेगा उस वेस्ट को वो क्या कर सकते हैं, जल्दी से रिफाइनरी के थ्रू थोड़ा बहुत क्लीन करके फिर बाहर की तरफ निकाला जाए। तो यानी कि अगर उसको डायरेक्ट बाहर निकालेंगे तो ये बाहर के लोगों के लिए, यानी कि अगर वो पानी बाहर निकलेगा और हो सकता है कि उसको ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजा जाए तो नुकसान कर सकता है, इसलिए पहले से उसमें क्या लगाया जाए, उपचार संयंत्र लगाए जाए। फिर है ये सीवेज लैगून। सीवेज लैगून, अब सीवेज लैगून क्या होता है, लैगून एक टाइप का पादप होता है, यानी कि एक टाइप का प्लांट है। इस प्लांट का काम होता है कि यह किसी भी पानी में मिलने वाली जो अशुद्धियां है उसको कम कर देता है, यानी कि अगर उसमें कोई भी हानिकारक जीवाणु वगैरह तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका एक हम कह सकते हैं, इसको जो यूज किया जाता है वो एज ए सफाई के रूप में यूज किया जाता है। यानी कि अगर कोई पानी है, किसी भी प्लांट, कोई भी तालाब है, कोई भी नदी है, जहाँ पे अगर गंदगी ज्यादा हो गई या फिर उसमें मच्छर ज्यादा हो गए, मछलियाँ ज्यादा हो गई, तो वहाँ पे इस प्लांट को डाल दिया जाता है, जो क्या काम करता है कि उसमें मिलने वाली जितनी भी अशुद्धियां है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि सीवेज को ठीक करने के लिए, सीवेज के निपटान के लिए हम सीवेज के लैगून का भी यूज कर सकते हैं। फिर है ऑन साइट सिस्टम। ऑन साइट सिस्टम क्या होता है, ऑन साइट सिस्टम का मतलब होता है कि जो पानी निकल रहा है घरों के द्वारा या फिर उद्योगों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा या फिर कल कारखानों के द्वारा, जहाँ से भी जो सीवेज निकल रहा है उस सीवेज का सिर्फ उसी स्थान पर, यानी कि सीधा जब वो निकल रहा है उसी टाइम उसका क्या किया जाए, ट्रीटमेंट, यानी कि उसका निपटान किया जाए। तो ऐसे सीवेज को, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ऑन साइट सिस्टम। फिर हम बात करते हैं ऑफ साइट सिस्टम की, यानी कि जो भी पानी निकल रहा है घरों के लिए हमने अलग पाइपलाइन बनाई, हर एक सोसाइटी को मिला के एक पाइपलाइन उनके बाहर निकल रही है। फिर उस सभी पानी को अलग अलग पाइपलाइन के थ्रू जो भी सिटी है, जो भी गांव है, वहां से बाहर एक साथ पाइप के थ्रू बाहर भेजा जा रहा है और फिर सबका एक साथ मिला के क्या किया जा रहा है, उपचार किया जा रहा है। अब वो उसको रिफाइनरी के थ्रू रिसाइकल कर रहे हैं या फिर उसमें से कचरा अलग कर रहे हैं, पानी को फिर से रिफाइन करके फिर वापस उसका कहीं यूज कर रहे हैं। तो अगर ये सब सिस्टम किया जाता है सबका एक साथ, तो उसे हम कह रहे हैं ऑफ साइट सिस्टम। और फिर हम बात करते हैं पूर्ण सीवेज की, ये है पूर्ण सीवेज सिस्टम। पूर्ण सीवेज सिस्टम का मतलब होता है कि जो भी पानी घरों से निकला है उसका पूर्णतः उपचार किया जाए, यानी कि उसका पूर्णतः यूज किया जाए, यानी कि उसका कहीं भी कुछ वेस्ट ना हो। तो ये जो सिस्टम है जिसमें हम सीवेज यानी कि घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, अगर उसका हम ट्रीटमेंट करें, उसका उपचार करें, चाहे हम मशीनों के द्वारा करें या फिर हम लोग कहें कि एक साथ करें, अलग अलग करें, उसमें जो अशुद्धियां है उसको कम करने के लिए अगर हम लैगून पादप का यूज करें, अगर कुछ भी तकनीकें अपना रहे जिसका हमारा मकसद क्या है, सिर्फ सीवेज को निपटान करना या फिर जो सीवेज है, जो गंदगी है उसको हटाना, उसको कम करना, तो ये सारा जो सिस्टम किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीवेज के निपटान की विधियां, जिसमें हम लोग मोस्टली देखते हैं 5 कमियों के
5 जो इनकी स्थितियां हैं उसके बारे में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा अपशिष्ट जल का उपचार, यानी कि जो घरों से निकलने वाला अपशिष्ट जल है, जल की जगह यहाँ कर दो कचरा। जल के बारे में हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है अपशिष्ट कचरे का उपचार किस प्रकार किया जाता है, यानी कि घरों से निकलने वाला जो अपशिष्ट कचरा है, जो हम लोग कह सकते हैं ठोस के रूप में भी हो सकता है और तरल के रूप में भी हो सकता है, और हम बात करें अर्ध तरल के रूप में भी हो सकता है या फिर अर्ध ठोस के रूप में भी हो सकता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं अर्ध अवस्था में, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और फिर सेमी सॉलिड या फिर सेमी लिक्विड फॉर्म में। अब जो घरों से निकल रहा है कचरा, उसका हम निपटान करने की जो सबसे पहली प्रोसेस है, जिसे हम लोग कह सकते हैं पानी को निकालना। और पानी निकालने की अगर बात करें तो आप लोग कहोगे कि पानी घरों से तो निकल ही रहा है। निकलने का मतलब ये है कि उस कचरे को, यानी कि जो सीवेज के थ्रू, जिस पाइपलाइन के थ्रू वो गंदा पानी या फिर जो गंदा कचरा निकल रहा है, उसका एक प्रॉपर रूट बनाया जाए। रूट की अगर बात करेंगे तो वो आएगा रूट जोन उपचार में। और पानी निकालने की बात करेंगे कि जो पानी निकालने के लिए जो पाइपलाइंस का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यानी कि जनरली अगर हम कचरे की बात करेंगे तो जब गंदा पानी या फिर जो गंदा कचरा निकलेगा तो उसको बाहर निकालने के लिए अगर कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई पाइपलाइंस नहीं होगी, तो फिर ऐसी स्थिति में जो भी गंदा पानी, जो भी गंदा कचरा निकलेगा तो वो सारा इस घरों से बाहर निकलते ही हम कह सकते हैं कि जैसे ही वो घरों से बाहर निकल जाएगा तो फिर ऐसी स्थिति में जो घरों के बाहर ही पड़ा रहेगा, तो यानी कि जो पानी निकला है वो बाहर पूरा निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है, यानी कि इसका सिंपल मतलब यही है कि जो भी घरों से कचरा निकला है तो उसके लिए एक प्रॉपर मार्ग होना चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि वो आगे स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ पहुंच जाए, और लास्ट में जो उसकी स्थिति होती है जहाँ पे उसको लास्ट में ट्रीटमेंट के लिए भेजना है उसको पहुंचाया जाए, तो वो होगा रूट जोन उपचार। और पानी निकालने के प्रोसेस है, यानी कि पानी को, कचरे को बाहर निकालने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रॉपर पाइपलाइंस होनी चाहिए, यानी कि जितने भी घर है, उन जितने भी घर है, जितने भी मोहल्ले हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, वहां से अगर पानी हम बाहर निकाल रहे हैं तो वो पाइपलाइंस के थ्रू क्या हो, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक के थ्रू आगे की तरफ बढ़ जाए। तो इस प्रकार भी हम क्या कर सकते हैं, कचरे को आगे बढ़ा सकते हैं, वरना फिर वो कचरा वहीं फैला रहेगा तो जो क्या कर सकता है, नुकसान पैदा कर सकता है, बीमारी उत्पन्न कर सकता है। दूसरा है कचरे को भस्म करना या फिर कचरे को जलाना। आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जो घरों से बाहर कचरा निकाला जाता है और जो सफाई कर्मचारी होते हैं फिर वो उस कचरे को ले जाकर जला देते हैं। अब जलाने में एक बात ध्यान में रखनी होती है कि जो कचरा निकला है तो उसमें कुछ ठोस वस्तुओं भी होगी। अब ठोस में भी कैसी होगी, कुछ तो ऐसी होगी जो जलाने के लायक होगी, यानी कि जो आसानी से गल सकती है या फिर आसानी से जल सकती है, ठीक है। और कुछ ऐसी होगी जैसे कि प्लास्टिक, तो प्लास्टिक को जलाया नहीं जा सकता, और जलाएंगे तो इसमें से गैसें निकलेगी जो नुकसान करती है, यानी कि जो जलाने लायक ठोस होते हैं उनको जलाकर हम क्या कर सकते हैं, उस कचरे को निपटान कर सकते हैं। फिर अपसादन, अपसादन का मतलब होता है इसमें एक टैंक का यूज किया जाता है, यानी कि बड़े बड़े मशीनों टाइप का होता है, टैंक लगे होते हैं, उस टैंक के अंदर क्या लगी होती है, बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, यानी कि वो क्या काम करता है, जो भी पानी उसमें से हम निकालेंगे, जो भी कचरा उसमें से निकालेंगे उनको फिल्टर करने का काम करते हैं। और पानी निकालेंगे, मान लो यानी कि हम लोग जो सीवेज डाल रहे हैं उसमें, तो अगर जो भी हम पानी उसमें डालेंगे तो वो उसमें पानी अंदर जाते घूमता रहेगा, तो जैसे उस पंखे कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसके अंदर क्या होगा, जो बड़े कण होंगे उसके, वो जो बड़े कण हैं वो वहीं पे नीचे की तरफ रुक जाएंगे, और जो पानी है वो हल्का होने के कारण आगे की तरफ बाहर निकल जाएगा, यानी कि साफ पानी बाहर चला गया और जितनी भी गंदगी है वो वहीं उसी टैंक में रुक जाती है। यानी कि अपसादन की प्रोसेस के द्वारा हम कचरे को या फिर पानी का निपटान कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अपसादन की प्रक्रिया। फिर हम बात करते हैं खाद बना सकते हैं। खाद आप लोग जानते हो कि खाद क्या होती है, यानी कि जो हम फसलों में डालते हैं, यानी कि फसलों को उगाने के लिए जो खेतों में यूज किया जाता है, बीजों के साथ डालते हैं, उन्हें हम खाद कहते हैं। और कुछ रासायनिक पदार्थों से मिलकर भी बनी होती है और कुछ हम कह सकते हैं कार्बनिक पदार्थों से मिलकर भी बनी होती है। अब जो हम खाद मार्केट से खरीद के लाते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह जो होते हैं, उसमें जो हम बात करें उसमें कई सारे हम कह सकते हैं केमिकल का यूज किया जाता है, जो क्या कर सकते हैं, उस मिट्टी की जो उर्वरकता है, यानी कि उसकी जो क्षमता है, उस पर फसल उगाने की जो कैपेसिटी है उसको कम कर सकते हैं, जिसके कारण वो जो फसल है खराब भी हो सकती है। और जो प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है, यानी कि बिना किसी केमिकल का यूज करके, सिर्फ सूखे पत्ते, पेड़ पौधे, मिट्टी, जितना भी सूखा कचरा होता है उसका यूज करके बनाई जाए तो वो बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, हार्मफुल होती है।
अगर हम बात करें खाद कैसे बनाएंगे, कचरे से हम लोग खाद कैसे बनाएंगे, तो इसमें एक प्रोसेस अपनाई जाती है। क्या करते हैं, बड़ा सा गड्ढा खोद लिया जाता है, फिर उस गड्ढे के अंदर जो है हम लोग जो सूखी पत्तियां होती है पेड़ पौधों की उनको बिछा देते हैं। फिर उसके ऊपर जो हमारा कचरा निकला होता है घरों से, जो ठोस कचरा होता है, जो गलने वाला कचरा होता है, उसको डाल दिया जाता है। फिर उसके ऊपर वापस मिट्टी डाली जाती है। फिर उसके बाद ऊपर वापस से हम लोग क्या डालते हैं, जो सूखे पेड़ पौधे पत्तियां वगैरह होती है वो डालते हैं। यानी कि ये जो स्टेप ये 2-3 बार की जाती है। फिर उसको वापस मिट्टी से भर के उस गड्ढे को पूरा पैक कर दिया जाता है। फिर जब हम 30-35 दिन बाद देखते हैं, वो अंदर टेम्परेचर यानी कि अंदर जमीन के नीचे टेम्परेचर ज्यादा होता है, यानी कि अधिक ताप के कारण वो जो पत्तियां है वो मिट्टी के साथ घुल जाती है और फिर खाद का रूप बना लेती है। फिर उस खाद का यूज हम कहाँ करते हैं, खेतों में कर देते हैं फसल को उगाने के लिए, जो क्या होती है प्राकृतिक रूप से क्या करती है, उस फसल को पोषण प्रदान करती है और फिर उस बीजों को अंकुरित होने में मदद करती है। तो इस प्रकार की जो फसलें होंगी वो प्राकृतिक रूप से बनी होगी, इसमें कोई केमिकल का यूज नहीं किया जाएगा। यानी कच्चे का यूज हमने क्या किया, फसलों को उगाने के लिए भी कर दिया, जिसे हम क्या कहेंगे, खाद बना ली हम लोगों ने। फिर है रूट जोन उपचार। रूट जोन उपचार अभी मैंने बताया कि रूट का मतलब होता है कि मार्ग। रूट जानते ही हो, इंग्लिश में कहते हैं रूट और हिंदी में कहते हैं मार्ग। यानी कि जब हम एक कचरे का निपटान करने के लिए प्रॉपर तरीका अपना रहे हैं, यानी कि हमने स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो किया, ठीक है। यानी कि घरों से कचरा बाहर निकला, गली में आया, गली से हम लोगों ने निकाला बाहर, टैंक की तरफ गया, फिर वहां से आगे की तरफ पहुंचा, गाड़ियों के थ्रू आगे पहुंचा, फिर वो डंपिंग यार्ड तक पहुंचे। यानी कि क्या कि एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, उस कचरे को आगे प्रोसेस कर रहे थे। यानी कि प्रॉपर तरीका, मार्ग या फिर रूट हम लोगों ने अपनाया है। तो यानी कि कचरे के निपटान की ऐसी प्रक्रिया जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट जोन उपचार। तो ये सारे तरीके हैं जिसके द्वारा आप घरों से निकलने वाला गंदा कचरा कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं जो गंदा पानी हो सकता है, अपशिष्ट जल हो सकता है, उसका उपचार कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं कचरे के निपटान में ही अगला क्वेश्चन है हमारा ऑन साइट प्रबंधन, यानी कि जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हम लोगों ने कचरे के निपटान की विधियां पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने 5 टाइप पढ़े थे। उसमें 2 नाम आए थे सेम टू सेम, एक था ऑन साइट और एक आया था ऑफ साइट। ऑन साइड का मैंने बोला था कि जब घरों से कचरा निकल रहा है वहीं पे उसका निपटान करना, और फिर दूसरा बोला था ऑफ साइड यानी कि कचरे को इकट्ठा करके फिर उसका उपचार करना। जिसमें ऑन साइड है उसमें हम लोग 5 तरीके देखते हैं यानी कि कचरे के निपटान के, जिसमें सबसे पहला है सामुदायिक गड्ढा। सामुदायिक गड्ढा का मतलब होता है कि जो भी घरों से कचरा निकल रहा है उस कचरे को, जैसे मान लो कोई सोसाइटी है, कोई मोहल्ला है, वहां पे उस मोहल्ले से थोड़ा दूर की तरफ बड़ा सा गड्ढा बना दिया जाता है, ठीक है। उस गड्ढे के अंदर क्या किया जाता है, घरों से जो भी कचरा लोग निकालते हैं वो उस गड्ढे में डाल के रहते हैं, यानी कि उस गड्ढों में फेंक देते हैं। यानी कि पूरे समाज के लिए, सामुदायिक का मतलब होता है पब्लिक प्रॉपर्टी, नाम सुना होगा उन्हें, यानी कि वो जगह जो सबके लिए यूज की जाती है। जब ऐसी जगहों पर जो कचरा डाला जाता है, ठीक है, ऐसी जगह पे जब कचरा डाला जाएगा तो वो कचरा क्या कहेंगे हम, उस गड्ढे को सामुदायिक गड्ढे का निपटान, यानी कि वह गड्ढा जहाँ पे सभी लोग एक साथ यूज करें अपने कचरे को फेंकने के लिए। फिर अगर हम बात करें सभी लोगों का एक साथ ना होकर एक पर्टिकुलर किसी की फैमिली का है तो उसे हम लोग बोलेंगे पारिवारिक गड्ढा। डिफरेंस दोनों में यही से पता लग गया, सामुदायिक गड्ढा और पारिवारिक गड्ढा। यानी कि जब सभी लोगों के लिए, एक मोहल्ले के लिए, एक सोसाइटी के लिए, यानी कि पर्टिकुलर एक गांव के लिए अगर एक ही गड्ढे का उपयोग किया जा रहा है कचरे को फेंकने के लिए, तब तो हम उस स्थान को कहेंगे सामुदायिक गड्ढा। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, कचरे का निपटान कर रहे हैं। दूसरा, जब एक पर्टिकुलर परिवार का अपना खुद का जगह होती है, वहां पे उस कचरे को डाल रहे हैं, फिर उसको पूरा पैक कर दिया जाता है, फिर कहीं और जगह पे वो कचरे का निपटान करते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर परिवार के लिए अगर कोई यूज कर रहा है तो उसे हम कहते हैं पारिवारिक गड्ढा। फिर है सामुदायिक डिब्बे। ये जो गड्ढे हम बात करें, ऐसे गड्ढों का यूज पहले के टाइम किया जाता है, आज के टाइम गड्ढों का यूज कोई नहीं करता है, ठीक है। आज के टाइम लोग किसका यूज कर रहे हैं, डिब्बों का, यानी कि डस्टबिन का यूज किया जाता है। जब सभी लोग एक साथ कचरे को एक ही जगह एक ही डिब्बे में डालते हैं, जनरली गली के बाहर लगा होता है, अपने घरों से कचरे डिब्बे ले जाके उसमें खाली कर देते हैं। यानी कि क्या कर रहे हैं, सामुदायिक डिब्बों का यूज करें कचरे को फेंकने के लिए। जैसे आप लोगों ने कहीं देखा होगा, पार्क जाते हैं, मॉल जाते हैं, तो वहां पे क्या लगे होते हैं, डस्टबिन लगे होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उसमें कचरा डालते हैं, यानी कि सामुदायिक डिब्बों का यूज करें कचरा डालने के लिए। फिर होते हैं पारिवारिक डिब्बे, यानी कि हर एक डिब्बों में डस्टबिन का यूज किया जाता है। गीले कचरे के लिए अलग होता है, सूखे कचरे के लिए अलग होता है। अगर हम कह सकते हैं कि किचन से जो कचरा निकलता है उसके लिए डस्टबिन अलग होता है। यानी कि जो हर एक कचरे के लिए अलग अलग जो डिब्बे बनाए जाते हैं परिवार के अंदर, उसे कहते हैं पारिवारिक डिब्बे, यानी कि जो फैमिलियर डस्टबिन। फिर कहते हैं कूड़ेदान। कूड़ेदान बिना निपटान कैसे किया जाता है, यानी कि बिना कचरे से, यानी कि बिना कचरे के डिब्बों के हम लोग निपटान कैसे कर सकते हैं।
आप लोगों ने देखा होगा कि गांव के टाइम में, गांव में जरूरी नहीं है कि आजकल सभी लोग क्या रखें, डस्टबिन रखें, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि घरों में या फिर हम कह सकते हैं कि मोहल्ले में जो भी सफाई कर्मचारी होते हैं तो उनको वो कचरा दे देते हैं, इनकी डस्टबिन वगैरह कुछ नहीं रखते, इकट्ठा कर लिया, जब भी वो सुबह के टाइम आते हैं उनको सारा कचरा निकाल के दे दिया जाता है। फिर वो लोग क्या करें, अपने आप उस कचरे को लेके चले जाते हैं, फिर उसमें जो जलाने लायक होता है उसको जला देते हैं, और जो यूज नहीं कर सकते या फिर जो हानिकारक होता है उसका आगे निपटान कर दिया जाता है। तो ये जो तरीका है वो है कूड़ेदान के बिना, यानी कि बिना डस्टबिन के निपटान। और फिर हम बात करते हैं, जो लास्ट पॉइंट आता है वो उसे हम कहते हैं परिवहन। परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि जो भी कचरा हम लोगों ने चले, चाहे हम कहें सामुदायिक जो गड्ढे हैं उसमें डाला है, या फिर पारिवारिक गड्ढा है, या फिर जो सामुदायिक डिब्बे हैं, या फिर जो पारिवारिक डिब्बे हैं, इन सभी कचरों को जो भी हमने इकट्ठा कर लिया, जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में इकट्ठा हो गया, फिर उसका हम क्या कर रहे हैं, परिवहन कर रहे हैं, यानी कि वहां से उसको लेके जा रहे हैं। अब लेके कैसे जाएंगे, गाड़ी के थ्रू भी लेके जा सकते हैं, वहां से सफाई भी करवाई जा सकती है, यानी कि कोई भी तरीका अपनाया जाए, यानी कि किस तरीकों में उसको लेके जा रहे हैं, यानी कि पैदल या फिर किसी वाहन के थ्रू या फिर किसी से इंपोर्ट करवा के लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो वो तरीका क्या आएगा, परिवहन के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा कचरे के निपटान की विधि कौन सी, वो भी ऑन साइट। ऑन साइट का मतलब है कि जब हम वहीं पे उस कचरे का निपटान कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि सामुदायिक गड्ढे, पारिवारिक गड्ढे, सामुदायिक डिब्बे, पारिवारिक डिब्बे और बिना कूड़ेदान के भी इसका निपटान किया जा सकता है। तो ये हमारा एक और पॉइंट था जिसमें हम लोगों ने बात की कचरे के निपटान की ऑन साइट विधि के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल वितरण पर टिप्पणी कीजिए। अगला हमारा ये जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का ही है, लास्ट टॉपिक, जो हम कहते हैं जल के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि जल क्या होता है, जल का संगठन क्या है, यानी कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं जनरली संगठन के बारे में कि जल का संगठन क्या है। जल के संगठन के साथ साथ हम लोग देखते हैं इसमें कि जल की कठोरता के बारे में, यानी कि जल की कठोरता। फिर हम बात करते हैं जल की अशुद्धियों के बारे में, जल की अशुद्धियां, और फिर लास्ट में देखते हैं जल का वितरण कैसा होता है, ठीक है। अब जल के संगठन की बात करें तो जल का संगठन का मतलब है कि जल किन किन से मिलके बना होता है। और हम जल के साधारण फॉर्मूले की बात करें तो जल का फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। और इनका अनुपात की बात करें तो 2:1 होता है, यानी कि 2 अनुपात में हाइड्रोजन और 1 अनुपात में ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं, हमारे जल का एक अणु बना लेते हैं। तो ये है जल का संगठन, यानी कि जल किन किन से मिलके बना होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बनता है, हमारा जल का अणु बन जाता है। फिर हम बात करें जल के कठोरता की। जल की कठोरता का मतलब है कि जल हम लोगों ने देखा होगा, एक तो होता है कठोर जल और एक होता है मृदु जल। कठोर जल का मतलब होता है कि ऐसा पानी जो साबुन के साथ जल्दी से झाग नहीं देता, और कुछ पानी ऐसा होता है थोड़ा सा साबुन लगाते पानी डालते उसमें से झाग बनना शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसा पानी है तो उसे हम कहेंगे मृदु जल। और जो बहुत लंबे टाइम के बाद झाग दे रहा है या फिर उसमें झाग बनते ही नहीं है साबुन के साथ, तो फिर हम उसे कहते हैं कठोर जल। अब ये साबुन या फिर जो पानी है वो कठोर या फिर मृदु किन कारणों से हो सकता है, तो इनके कठोर या फिर मृदु होने का कारण होता है सोडियम और कैल्शियम के, सोडियम और जो पोटेशियम के जो लवण होते हैं, क्या कहते हैं, सोडियम व पोटेशियम के लवण। और लवणों में भी अगर हम बात करें जो इनके कार्बोनेट्स होते हैं, सल्फेट होते हैं, वो क्या होते हैं, पानी की कठोरता के कारण होते हैं। अब पानी की कठोरता को या फिर पानी की जो अशुद्धियां होती है उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। पानी की अशुद्धियों को दूर करने का सबसे पहला जनरल तरीका यही होता है कि पानी को गर्म करके, यानी कि जनरली अगर पानी को हम लोग उबाल लेते हैं तो उसके अंदर जो कीटाणु वगैरह रहते हैं या फिर जो होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वो मर जाते हैं और वो पानी शुद्ध हो जाता है। ये तो पहला तरीका होता है। दूसरा अगर हम तरीका बात करें पानी की अशुद्धियों को दूर करने की, तो दूसरा है फिल्टर, यानी कि पानी को छान कर। जनरली पानी को छान कर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें से अशुद्धियों को बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा अगर हम बात करें कि भाप विधि द्वारा, भाप आसवन। भाप आसवन का मतलब होता है कि जैसे हम पानी को उबाल रहे हैं,
जैसे ही पानी को उबालेंगे तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं, उसको पूरे पैक कर देते हैं। जब उसको पैक कर देंगे तो पानी जब उबलेगा तो उसकी भाप बनेगी, और जो भाप है वो ऊपर की तरफ रह जाएगी। फिर उस भाप को हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस से अलग कर सकते हैं। उस भाप को अगर स्टोर करेंगे तो फिर जो पानी है जो मिलेगा वो शुद्ध पानी होगा, क्योंकि अगर पानी उबालेंगे तो उसमें से जो अशुद्धियां है वो थोड़ी ना उड़ेगी। अगर पानी को गर्म करते तो भाप के रूप में से पानी निकलता है, ठीक है, तो वो पानी जो है शुद्ध पानी होगा, वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और जो अंदर जो भी बर्तन होगा उसके नीचे जो सारी अशुद्धियां हैं वो रह जाएगी। और जो भाप बन के पानी निकला है उसको हम वापस से क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, यानी कि उसको इकट्ठा कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि उस पानी को अगर हमें स्वच्छ करना है तो हम फिटकरी का भी यूज करते हैं, जो जनरली सभी के घरों में यूज की जाती है। पानी में कोई गंदगी ना फैले, पानी खराब ना हो, पानी से बदबू ना आए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें फिटकरी का टुकड़ा डाल देते हैं। तो पानी की अशुद्धियों को हम लोग फिटकरी डाल के, गर्म करके, फिल्टर करके, पासवन का यूज करके क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि पानी का वितरण, यानी कि जल का वितरण कैसा होता है। वितरण का मतलब होता है कि पानी की जो स्थिति है पृथ्वी के ऊपर, सतह के ऊपर, वो कैसे पाई जाती है, पानी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है। जिसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है बारिश का पानी, यानी कि पानी प्राप्त करने का जो सबसे, हम लोग बात करें सबसे इजी फॉर्म है वो है बारिश का पानी, ठीक है। यानी कि बारिश के थ्रू भी हम लोग पानी इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि बारिश होगी, सारे जितने भी नदी, नाले, तालाब वगैरह हैं, झरने हैं, वो फुल हो जाएंगे, तो पानी की आपूर्ति फिर साल भर रह सकती है, यानी कि बारिश के थ्रू भी पानी प्राप्त हो सकता है। फिर है ऊपरी सतह का पानी। ऊपरी सतह का मतलब होता है कि जो जमीन होती है, जमीन के ऊपर की सतह जो पानी पाया जाता है। अब जमीन के ऊपर पानी किस फॉर्म में होगा, नदी के रूप में, झरनों के रूप में, तालाबों के रूप में, और हम कह सकते हैं बावड़ियों के रूप में। यानी कि बावड़ी के रूप में, यानी कि वो प्राकृतिक स्वरूप जो यानी कि जमीन के ऊपर की तरफ बनाया हुआ, वो बांध भी हो सकता है, यानी कि बांध भी लिख सकते हैं। उसमें भी क्या है, पानी इकट्ठे किया हुआ है, यानी कि वो सारी जगह जहाँ पे हम पानी स्टोर करके रख रहे हैं, जिसमें नदी, झरना, तालाब, बावड़ी, बांध, समुद्र, ठीक है, वो सारी जगह क्या आएगी, ऊपरी तह का पानी, यानी कि ऊपरी सतह का जो पानी होता है उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। अब ये सब भी किससे बढ़ते हैं, बारिश के थ्रू ही बढ़ते हैं। इनका भी जो विकास है वो पानी के थ्रू, यानी कि इनका जो विकास है वो बारिश के पानी के थ्रू ही होता है। फिर तीसरा आता है भूमिगत जल। भूमिगत जल का मतलब क्या होता है, यानी कि वह पानी जो जमीन के अंदर की तरफ पाया जाता है। अब जमीन के अंदर की तरफ पानी कहाँ से जाता है, यानी कि जब बारिश ज्यादा हो जाती है, यानी कि जब बारिश होती है तो बारिश के टाइम में जो एक्स्ट्रा पानी होता है जब जमीन के ऊपर चढ़ने लगता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है, जमीन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जितने भी इंटरनल जो कुएं, नदी, जो कुएं होते हैं, जो बोरवेल होती है, जो बावड़ियां होती है, जो तो वो पूरी भर जाती है, यानी कि अंदर की तरफ जो पानी है वो पूरा स्टोर हो जाता है। फिर उस पानी का यूज हम क्या कर सकते हैं, साल भर करते रहते हैं। फिर जब पानी वो जमीन के अंदर होता है तो उसको मशीनों के थ्रू खींच के निकाला जाता है। जैसे बोरवेल होता है, बोरवेल से पानी खींच के निकालते हैं, कुएं से पानी खींच के निकालते हैं। हैंडपंप होता है, वहां से पानी कहाँ से आ रहा है, हैंडपंप में पानी कहाँ से आ रहा है, वो भी क्या है, एक भूमिगत जल का प्रकार है। यानी कि जब बारिश हुई थी तो बारिश के टाइम पे जो पानी है वो जमीनों के अंदर उतर गया। अब वो पानी जमीनों के अंदर उतर गया तो फिर जब बारिश का टाइम नहीं होता है, जो नॉर्मल सीजन होती है, उस टाइम पे फिर हैंडपंप के थ्रू, बोरवेल के थ्रू उस पानी का पूरे साल भर यूज किया जाता है। तो ये भूमि के अंदर वाले पानी होते हैं, यानी कि पानी हमें 3 सतह से प्राप्त हो सकता है। एक तो ऊपरी सतह का पानी जो जमीन के ऊपर की तरफ है, अब वो नदी हो सकती है, बांध हो सकता है, समुद्र हो सकता है। फिर दूसरा है कि जमीन के नीचे की तरफ, यानी कि भूमि के अंदर से जब पानी का यूज करते हैं, बोरवेल आ गई उसमें, हम उसमें जो मशीनें लगा के पानी को खींच रहे हैं, कुएं का यूज कर रहे हैं, हैंडपंप हो गया। और फिर है बारिश का पानी, यानी कि ये सबसे प्राकृतिक स्वरूप है बारिश के पानी को यूज करने का। पानी बरसता है, अगर उसका स्टोर कर लिया जाता है और फिर उसका साल भर यूज करते हैं। तो ये है जल का वितरण, कहाँ पे, पृथ्वी की सतह पर पानी का वितरण। और फिर इसके साथ साथ हमें ये पॉइंट भी देखना है कि जल का संगठन क्या होता है, जल की कठोरता किन कारणों से होती है, जल की अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है, और फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं जल के वितरण के बारे में। तो ये पूरा है आपके एक जल जो टॉपिक है उसके बारे में। फिर है संवातन के सिद्धांत बताइए। अब हमारी जो सेकेंड यूनिट है वो स्टार्ट हो रही है, संवातन।
संवातन। अब संवातन का मतलब क्या होता है? संवातन का मतलब होता है, अगर हम नॉर्मली बात करें तो वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है कि जनरली हम अपने घरों में या फिर स्कूल कॉलेज यानी कोई भी संस्था हो सकती है, अगर कोई किसी भी जगह का कोई भी रूम देख लें तो उस रूम में हम लोग एयर के एक्सचेंज के लिए यानी कि जहाँ से हवा आसपास यानी कि आर पार हो सके, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? वेंटिलेशन लगाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रोशनदानी लगाते हैं दरवाजे के ऊपर, खिड़कियों के ऊपर, या फिर आजकल तो एग्जॉस्ट फैन का यूज किया जाता है। जब ऐसी जो कोई भी संयंत्र लगा रहे जिसके थ्रू अंदर की जो हवा है वो बाहर की तरफ पास हो जाए और जो बाहर की हवा है अंदर की तरफ आ सके, यानी कि एयर का आसानी से एक्सचेंज हो जाए, जिसकी वजह से अंदर है ऑक्सीजन बनी रहे, जो अंदर जो दुर्गंध है यानी कि अंदर की जो वायु है जो यूज में नहीं आ रही है वो बाहर की तरफ चली जाए, यानी कि वायु का जो आदान प्रदान है, आवागमन है, वो सही तरीके से हो जाए और फिर उसमें घुटन महसूस ना हो। ऐसी स्थिति का जब यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वेंटिलेशन कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? संवातन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो संवातन किया जाता है, अब इसके सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धांत का मतलब है कि जो वेंटिलेशन किया जा रहा है, तो वेंटिलेशन होने के लिए किन बातों का होना जरूरी है? इसके 3 पॉइंट क्या है, यानी कि जब भी हम वेंटिलेशन की प्रोसेस करेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है? जिसमें सबसे पहले है प्रसार किया जाता है। प्रसार का मतलब होता है कि जब भी हम वेंटिलेशन कर रहे हैं तो प्रसार का मतलब होता है फैलना। जनरली प्रसार का हम अर्थ क्या देखते हैं? फैलना। अब फैलेंगे क्या? वायु, क्योंकि वेंटिलेशन में हम वेंटिलेशन किसके लिए यूज करें? वायु के लिए। यानी कि जब हम वायु को फैला रहे हैं, यानी कि वायु को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि शुद्ध वायु से अशुद्ध वायु, वायु शुद्ध से कहाँ जाएगी? अशुद्ध की तरफ, और जहाँ पे अशुद्ध वायु है फिर वो शुद्ध की तरफ जाएगी। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जनरली कोई रूम है वो पूरा पैक किया हुआ है, यानी कि वहाँ पे उसमें सिर्फ एक दरवाजा है, ना कोई खिड़की है, ना उसमें कोई रोशनदानी वेंटिलेशन वगैरह लगाया हुआ है। तो जब वो पूरा पैक हो जाएगा तो उसमें मान लो कोई व्यक्ति है, तो उस रूम में जितनी ऑक्सीजन भरी हुई होगी वो पूरी ऑक्सीजन उस व्यक्ति के द्वारा यूज कर ली जाएगी। हम लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और बाहर कौन से निकालेंगे? CO2। ऑक्सीजन तो हमने क्या ली? अंदर ली, और जो CO2 है वो बाहर निकाल दी। ठीक है, जब ये पूरी प्रोसेस होती रहेगी तब उस व्यक्ति को ऑक्सीजन कब तक मिलेगी? जब तक उस रूम में ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी कि जब उस रूम में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तब उस व्यक्ति को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी। तब जब ऑक्सीजन निकलना बंद हो जाएगी तो वहां पे क्या बढ़ जाएगी? रूम में CO2 बढ़ जाएगी, कि बाहर ऑक्सीजन थी, हमारे अंदर से CO2 निकल रहे थे, हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे थे, तो रूम में क्या बढ़ जाएगी? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी तो हमें सांस लेने में क्या आएगी? कठिनाई आएगी। और जब सांस लेने में कठिनाई आएगी तो धीरे धीरे हमें घुटन महसूस होने लगेगी, यानी कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति ना हो इसलिए क्या किया जाता है? वेंटिलेशन की सुविधा दी जाती है। तो ये वेंटिलेशन अब क्या काम करता है? जब ऐसी स्थिति थी, कोई वेंटिलेशन नहीं था, तब ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया और रूम के अंदर CO2 बढ़ जाती है। और जब वेंटिलेशन लगा दिया जाता है तो ये क्या काम करता है कि जब मान लो ये कोई रूम है, जब यहाँ पे हमने एग्जॉस्ट फैन, वेंटिलेशन कुछ भी लगा दिया किसी का भी यूज करके, तो जब अंदर CO2 ज्यादा हो गई थी तो बाहर तो ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर CO2 ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का काम होता है फैलना, यानी कि प्रसार करना। तो ऑक्सीजन क्या करेगी? अंदर ज्यादा है तो और बाहर कम है, अंदर कम है बाहर ज्यादा है, तो बाहर से अंदर की तरफ आएगी। और गैस CO2 अंदर ज्यादा है तो CO2 भी कहाँ जाएगी? ज्यादा से कम की तरफ जाएगी, यानी कि ये अंदर ज्यादा है और ये बाहर ज्यादा है। तो गैसों का काम होता है जहाँ पे वो ज्यादा से कम की तरफ जाती है, यानी कि जहाँ पे ज्यादा अमाउंट में होगी और वहां की तरफ जाएगी जहाँ पे कम होगी। तो ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है, ऑक्सीजन अंदर कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ आएगी। अंदर CO2 ज्यादा है तो ये अंदर से बाहर की तरफ जाएगी, यानी कि एयर का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। CO2 बाहर जा रही है और जो O2 है वो अंदर आ रही है, यानी कि एयर क्या हो रही है? एक्सचेंज हो रही है। तो दूसरा पॉइंट आ गया कि एयर का एक्सचेंज किया जाता है, किसमें? वेंटिलेशन के अंदर। 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट था ऑक्सीजन फैलती है, यानी कि उसका प्रसार किया जाता है। ऑक्सीजन को या फिर CO2 को, दोनों फैल रही है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रही है और ये अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। और एयर का एक्सचेंज भी हो रहा है साथ ही साथ, CO2 बाहर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है। फिर है दूसरा खुली और बंद प्रणाली। खुली प्रणाली का मतलब होता है कि जब हम ओपन एरियाज में, यानी कि ओपन तरीकों से वेंटिलेशन कर रहे हैं। और फिर दूसरा है बंद प्रकार से, यानी कि अगर एग्जॉस्ट फैन लगा दिया, पूरा रूम पैक कर दिया, और फिर अगर हम बात करें एग्जॉस्ट फैन के थ्रू या फिर रोशनदान के थ्रू कर रहे हैं तो उसे तो हम कहेंगे खुली प्रणाली।
और बंद प्रणाली का मतलब है, या फिर हमने डक्ट लगा दिया, जैसे आजकल एसी लगी होती है, जनरली एसी जो दिखती है तो उसमें से जो एयर कंडीशनिंग है वो रेगुलर होती रहती है, लेकिन कई जगह आपने देखा होगा ऑफिस, बैंक वगैरह, उसमें एसी दिखती नहीं है, वो सीलिंग के अंदर ऑलरेडी फिट होती है, यानी कि फिर वो डक्ट लगी होती है और उसी के थ्रू क्या आती है, हवा आती रहती है। तो वहाँ पे क्या अपनाई उन लोगों ने, बंद प्रणाली अपनाई, यानी कि वहाँ पे ओपन सिस्टम नहीं है, क्लोज सिस्टम है, यानी कि एयर तो आएगी और उसी के थ्रू जो अंदर ऑक्सीजन या फिर अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है वो उसी के थ्रू बाहर चली जाएगी, आएगी भी इधर से और जाएगी भी इधर से। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम खुली प्रणाली अपना रहे हैं तो गेट भी होगा, खिड़की भी होगी और रोशनदान यानी कि वेंटिलेशन भी होगा, जिससे क्या होगा, संवातन की जो प्रक्रिया है, एयर एक्सचेंज की जो प्रक्रिया है, ऑक्सीजन के प्रसार की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू होती रहेगी। ऑक्सीजन या फिर कोई भी गैस, उनका काम क्या होता है, फैलना, और फैलते भी कैसे हैं, अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर जाती है। बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ आएगी, अंदर ज्यादा है तो अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस इसमें होती है, वेंटिलेशन के अंदर होती है, और यही तीनों क्या है, वेंटिलेशन के सिद्धांत कहे जाते हैं। आई बात समझ में? अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र। अब ये हमारा जो है स्वास्थ्य से संबंधित जो टॉपिक है वो शुरू होने वाले, हेल्थ से रिलेटेड। प्रतिरक्षा तंत्र की बात करें, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है इसे हम लोग कहते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमें कभी कोई बुखार आता है, हम बीमार हो जाते हैं जनरली, तो जैसे सर्दी जुकाम ही ले ले तो कुछ लोग होते हैं बिना टैबलेट लिए जल्दी से ठीक हो जाते हैं। जनरली सर्दी जुकाम में कोई टैबलेट लेता नहीं है, ठीक है, यानी कि 1-2 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। और कई बार जब हमें कोई बीमारी हो जाती है, मान लो कोई बुखार हो गया, कहीं चोट लग गई, तब क्या लेते हैं, हम दवाइयों का यूज करते हैं, फिर उसके बाद ठीक होते हैं। दोनों अलग अलग बातें। पहले में हम ही लोग थे जो बिना दवाई के ठीक हो रहे थे, और दूसरी बार जब कोई बीमारी हुई है तब हम लोग क्या ले रहे हैं, दवाइयों का यूज करें, ठीक है। जब हम पहली बार बिना दवाई के ठीक हुए थे तो वहां पे काम किया था हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में, है ना, यानी कि जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसने काम किया था, यानी कि जो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र होता है। अगर हम इसके शब्द की बात करें तो इसका काम भी यही है, नाम में इसका काम है। प्रति यानी कि स्वयं, रक्षा यानी कि आपको पता ही है रक्षा करना है, यानी कि वो तंत्र जो हमारे स्वयं की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, यानी कि सेल्फ की, यानी कि खुद की जो इम्यूनिटी है, खुद की जो पावर है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। यानी कि जनरली कभी कभी जब बीमार हो जाते हैं तो हम अपने आप बिना दवाई के ठीक हो जाते हैं। तो अपने आप बिना दवाई के ठीक क्यों हो रहे हैं, इम्यून सिस्टम के कारण। इसके द्वारा क्या बनाई जाती है, एंटीबॉडी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी है, जब हमारे बॉडी के अंदर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, या फिर हम लोग कह सकते हैं कोई प्रोटोजोआ, ठीक है, या फिर कोई कह सकते हैं फंगस, जब ये सारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो इनको खत्म करने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। कौन बनाता है, इम्यून सिस्टम बनाता है, ठीक है। अब ये जो इम्यून सिस्टम किसी किसी के तो अपने आप बना देता है, यानी कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति होता है तो उसके शरीर में जो एंटीबॉडी है वो अपने आप बना सकता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहीं उनको डस्ट की एलर्जी होती है, यानी कि उनकी जो स्किन है, उनकी जो बॉडी है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो ऐसे लोगों में जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमजोर हो जाता है, यानी कि उनके शरीर में अपने आप एंटीबॉडी नहीं बनती। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उन लोगों को ठीक तो करना होता है। तब जिन लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो कम होता है तो उनके लिए क्या किया जाता है, तो उनके शरीर में हम लोग बाहर से इम्यूनिटी देते हैं, यानी कि बाहर से इम्यूनिटी दी जाती है, यानी कि बाहर से दवाइयाँ दी जाती है। दवाइयाँ भी क्या, एक टाइप की इम्यूनिटी है, यानी कि वो उनके बॉडी में जा रही है और बॉडी में जाकर क्या बना रही है, एंटीबॉडी बना रही है, जो इन सभी की क्या करती है, काम करती है, इनको खत्म करने का प्रयास करती है। अब ये जो हम लोग इम्यूनिटी ले रहे हैं, यानी कि बाहर से जो दवाइयाँ उपयोग कर रहे हैं, ये 2 प्रकार से ली जाती है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जब हम दवाइयाँ लेंगे, इनका यूज करेंगे, तो हम इनका यूज 2 प्रकार से करेंगे। अब 2 टाइप से कैसे, एक तो है हमारी सक्रिय प्रतिरक्षा, एक है सक्रिय और दूसरा है निष्क्रिय। अब सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है,
यानी कि इम्यून सिस्टम समझ में आ गया कि शरीर के द्वारा जब कोई बाहर से कोई रोगाणु रोग कारक प्रवेश कर जाता है तो उसको खत्म करने के लिए शरीर के द्वारा एंटीबॉडी बनाई जाती है। वो सिस्टम कौन सा होता है? प्रतिरक्षा तंत्र। अब प्रतिरक्षा तंत्र दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब होता है कि जब हम दवाइयाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है हमारा शरीर खुद बना रहा है, यानी कि हमारा शरीर एंटीबॉडी स्वयं बना रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, यानी कि ये जो एंटीबॉडी है जो हमारे शरीर में अपने आप बन रही है इसे हम कहेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा। और जब हम बाहर से दवाइयों का यूज ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि बाहर से जब हम कोई प्रतिक्रिया ले रहे हैं, बाहर से कोई एंटीजन ले रहे हैं जो हमारे शरीर में जाके क्या करेगा? इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करेगा, ठीक है, फिर ये क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा और फिर इनको खत्म किया जाएगा। यानी कि जब हमारा शरीर स्वयं अपने आप करेगा तब उसे कहेंगे सक्रिय। अब जब बाहर से हम तत्वों को ले रहे हैं, बाहर से दवाइयों का यूज कर रहे हैं जो क्या कर रहा है? एंटीबॉडी बना रहा है हमारे बॉडी के अंदर जाके, तब हम इसे कहेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब आप लोगों ने कहीं कहीं देखे होंगे टीके लगाए जाते हैं, ठीक है, जैसे वैक्सीन लगाई जाती है, कोरोना की वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन लगाई जाती है, तो वो क्या काम करती है? तो पोलियो की वैक्सीन भी फिर दो टाइप की होती है, एक तो होती है सक्रिय और एक होती है निष्क्रिय। यानी कि कुछ दवाइयाँ तो ऐसी होती है, अब जैसे हम लोगों को कोरोना हुआ था, जब कोरोना का टाइम था तब जिन लोगों को कोरोना हुआ था उन्हें भी वैक्सीन लगाई गई, और जिन लोगों को नहीं हुआ था उनको भी वैक्सीन लगाई गई। तो टीके भी फिर दो टाइप के हो गए। कुछ टीके तो ऐसे होते हैं कि जब बीमारी हो जाती है तब लिए जाते हैं, तो तुरंत उस बीमारी को क्या कर देते हैं? वो जो रोगाणु है उसको खत्म कर देते हैं। अब कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जैसे हर बचपन में, यानी कि बचपन में हर बच्चे को क्या पिलाई जाती है? पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है, यानी कि पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, दवाई पिलाई जाती है। तो वो क्या काम करती है? जरूरी थोड़ी है कि हर बच्चे को पोलियो हुआ है फिर भी उन्हें वो दवाई पिलाई जाती है। क्यों पिलाई जा रही है? कि उनके बॉडी में वो जो वैक्सीन है, ठीक है, यानी कि वो जो टीका है वो डाला जा रहा है कि अगर फ्यूचर में, इन फ्यूचर में अगर कभी उनको पोलियो हो जाता है तो उनके बॉडी में ये एंटीबॉडी पहले से ही है, ठीक है, अगर ये एंटीबॉडी इनके इम्यून सिस्टम ने हमने पहले से ही डाल दिए कि अगर कभी इन फ्यूचर में पोलियो का वायरस इनके बॉडी में आ जाए, ठीक है, तो इनके पास इसके लिए क्या है? इसका तोड़ पहले से ही, यानी कि इसकी जो वैक्सीन है वो पहले से हमारी बॉडी के अंदर हम लोगों ने डाल दी है। तो ये क्या करेगा? जैसे ये पोलियो का वायरस आ जाएगा ये वैक्सीन इस पे काम करना शुरू कर देगी और इसको खत्म कर देगी, ठीक है, यानी कि जब बीमारी होगी तब ये एक्टिव होगा, तब तक तो ये क्या है? निष्क्रिय रूप में है। और अगर सक्रिय का मतलब हुआ कि डालते ही, यानी कि जब बीमारी है, जब हमें बुखार है तब हम दवाई ले रहे हैं, तो उसी टाइम क्या करे? वो दवाई रिएक्शन कर रही है और उस बुखार को कम करने का प्रयास करती है। यानी कि जब हमें बीमारी है उस टाइम, या फिर कोई हमें कह सकते हैं कुछ भी रोग है, अगर उस टाइम हम लोग कोई इम्यूनिटी ले रहे हैं या फिर कोई एंटीबॉडी ले रहे हैं, ठीक है, तब हम उसे कहेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा। और हम ले तो रहे हैं लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म है, यानी कि अभी तक एक्टिव नहीं है, काम करने के लिए रेडी नहीं है, हम लोगों ने बॉडी के अंदर डाल दी, लेकिन वो काम करना कब शुरू करेगी? जब उससे संबंधित जो रोगाणु है वो बॉडी के अंदर आएगा तब वो काम करना शुरू करेगी, तब तक वो क्या रहेगी? इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी। जैसे कोरोना की वैक्सीन है, जिन्हें नहीं हुआ था उन लोगों को भी दी गई, अगर इन फ्यूचर में कभी हो जाए तो हमारे बॉडी के अंदर क्या है? ये जो वैक्सीन है ये पहले से प्रेजेंट है, कभी हो जाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगी और उसका पे काम करना शुरू कर देगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनएक्टिव एंटीबॉडी। तो ये दो टाइप के इम्यून सिस्टम हो गए हमारे, सक्रिय और निष्क्रिय, ठीक है, और ये किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अगला क्वेश्चन है प्रमुख संक्रामक रोगों पर चर्चा करें। ये भी हमारा हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है। अब संक्रामक रोग क्या होते हैं? संक्रामक रोग का मतलब होता है कि वे रोग जो हमें इन्फेक्शन के थ्रू फैलते हैं, यानी कि टच करने से, एक दूसरे को टच करने से फैल रहे हैं। जनरली रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं आनुवंशिक, और एक आनुवंशिक को हम लोग ये भी कह सकते हैं जन्मजात, और एक है संक्रामक। आपके सिलेबस में से संक्रामक रोग है, जन्मजात रोग नहीं है, लेकिन शॉर्ट में बता देती हूँ। आनुवांशिक या फिर जन्मजात रोग का मतलब होता है कि वे रोग जो अब हमारा जन्म हुआ तब हमारे जन्म के अंदर पहले से प्रेजेंट थे, हमारे शरीर में जब हम लोगों ने जन्म लिया तब ये बीमारियां पहले से प्रेजेंट थी। जैसे इसमें हम लोग बात करते हैं हीमोफीलिया, और हम बात करें इसमें आता है वर्णांधता, या फिर और अलग अलग टाइप के जो सिंड्रोम्स आते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे कि टर्नर
क्लाइनफेल्टर वगैरह, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ डाउन, ये सारे जो होते हैं ये जो सिंड्रोम्स है, तो अगर ये सारी बीमारियां जब हमारा जन्म हुआ, जन्म के समय पहले से प्रेजेंट है, तो उन्हें कहेंगे मानवांशिक रोग। दूसरे होते हैं जन्मजात रोग, यानी कि वो रोग जो जन्म के बाद होते हैं, यानी कि किसी से संपर्क में आने से, किसी का सामान, कोई संक्रमित व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, उसका सामान यूज कर लिया हम लोगों ने, उसका झूठा खा लिया, उसका पानी पी लिया, ठीक है, तब जो रोग होंगे एक दूसरे को फैलने से, टच करने से, उन रोगों को कहा जाता है संक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग में कौन कौन से हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रोग हैं वो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, जिसमें सबसे पहला है टीबी। टीबी के बारे में बात करें तो टीबी का जो पूरा नाम होता है उसे हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम। टीबी का पूरा नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम। अब ये जो होता है, नाम में आ रहा है बैक्टीरियम, यानी कि ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, यानी कि जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। अब ये जो टीबी होती है, इसमें क्या होता है, जनरली जो संक्रमित अंग होता है वो होता है व्यक्ति का फेफड़ा, यानी कि जनरली जो भी व्यक्ति टीबी से ग्रसित होगा उसका जो फेफड़ा है वो संक्रमित हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट किया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति को टीबी है या नहीं, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक खांसी आ रही है, वो खांसता जा रहा है, उसकी खांसी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, तब कौन सा टेस्ट किया जाता है, टीबी का टेस्ट किया जाता है। और टीबी के टेस्ट के लिए जो उस व्यक्ति का कफ होता है उस कफ का टेस्ट किया जाता है, और जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम होता है मॉन्टेक्स। यानी कि जो मॉन्टेक्स टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है, टीबी का परीक्षण के लिए। इसमें जो उसका कफ होता है उस कफ का टेस्ट किया जाता है, जब टेस्ट होने पे पता लग जाता है कि उसके कफ में अगर माइक्रोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति क्या है, वो टीबी से ग्रसित है। तो यानी कि फिर डॉक्टर के जो कंसल्ट करके दवाइयों का यूज या फिर जो सिम्टम्स है वो ध्यान में रखे जाते हैं। दूसरा जो संक्रामक रोग है वो है टाइफाइड। टाइफाइड रोग होता है साल्मोनेला टाइफी से, यानी कि इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से यह फैलता है। अब इसका जो अन्य नाम है जिसे हम लोग कहते हैं जनरली, उसे हम लोग कह सकते हैं, जिसे हम आम भाषा में यूज करते हैं, मियादी बुखार या फिर आंत्रिय ज्वर भी इसको कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो साल्मोनेला टाइफी है इसको हम कह सकते हैं आंत्रिय बुखार, यानी कि आंत में होने वाला बुखार, आंत्रिय ज्वर भी कह सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग को आम भाषा में कहते हैं मियादी बुखार, ठीक है। अब ये जो है टाइफाइड, जैसे हमने टीबी की बात की तो इसमें संक्रमित अंग होता है फेफड़े, वैसे ही साल्मोनेला टाइफी है, इसमें संक्रमित अंग क्या होगा, इसी के नाम में है आंत, यानी कि आंत में होने वाला रोग है। और वो सभी रोग जिनमें आंत इन्फेक्टेड होती है तो वो सिर्फ एक कारण से होगा, या फिर गंदा पानी पिया है या तो गंदा खाना खाया, यानी कि दूषित भोजन। अब गंदा पानी या फिर गंदा खाना इन द सेंस कि खुला पड़ा है, मच्छर लगे हुए हैं, अगर ऐसा खाना खाएं है तो उससे क्या होगा, हमारी आंतों में इन्फेक्शन हो जाएगा और ये बीमारी हो सकती है। तो इसके भी सिम्टम्स को ध्यान, जो नॉर्मली देखा जाता है कि पेट दर्द होना, बुखार आना, सिर दर्द रहना, ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं और ये इसके लक्षण हैं। फिर आता है डिफ्टीरिया। डिफ्टीरिया भी क्या है, एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अब यहाँ पे 3 नाम लिखे हुए हैं डिफ्टीरिया, ये है पर्टुसिस, डिफ्टीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। 3 नाम याद रखने, डिफ्टीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। इन तीनों के इलाज के लिए एक ही टीका लगाया जाता है, यानी कि डिफ्टीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस के इलाज के लिए एक टीका लगाया जाता है, वो है डीपीटी का टीका। कौन सा है, डीपीटी का टीका। डी मीन्स डिफ्टीरिया, पी मीन्स पर्टुसिस और टीका मतलब है टिटनेस, यानी कि इन तीनों रोगों के इलाज के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अब डी का मतलब होता है डिफ्टीरिया, ये होता है डिफ्टी बैक्टीरिया से, इससे होता है डिफ्टी बैक्टीरिया से। पी का मतलब होता है पर्टुसिस, पर्टुसिस को हम आम भाषा में कहते हैं काली खांसी, नाम सुना होगा काली खांसी, जब बहुत लंबे टाइम तक व्यक्ति को खांसी चलती रहती है, इसी को हम लोग बोलते हैं कुक्कर खांसी। अब कुक्कर खांसी इसका नाम क्यों है, यानी कि जब व्यक्ति को सूखी खांसी आती है, अगर कफ वाली खांसी आ रही है तो तब तो वो क्या होगा, टीबी का लक्षण। अगर सूखी खांसी आ रही है तो वो है
पर्टुसिस का सिम्टम्स, इसमें व्यक्ति खांसते खांसते मतलब उसके शरीर से आवाज जो निकलती है वो कुत्ते के जैसी आवाज निकलने लग जाती है, तब इसलिए इसका नाम रखा है कुक्कर खांसी। इसको 100 डेज कफ भी कहते हैं क्योंकि यह बहुत लंबे टाइम तक चलती है, लगभग 100 दिन तक ये जो खांसी है वो चलती रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं 100 डेज खांसी भी बोलते हैं। फिर है टिटनेस, ठीक है। टिटनेस जो रोग है ये जनरली होता है, हम लोग बात करें कि जो संक्रमित वस्तु होती है व्यक्ति की, जिसके ऊपर अगर कोई जंग लगा है, लोहे की वस्तु है, अगर वो छुप जाता है जिसकी वजह से क्या होता है टिटनेस रोग हो जाता है। और इसी का जो अन्य नाम है इसी को हम लोग कहते हैं लॉक जॉ, क्या बोलते हैं लॉक जॉ डिजीज, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं धनुष टंकार, क्या बोलते हैं इसी को धनुष टंकार। यानी कि अगर जब किसी व्यक्ति को टिटनेस हो जाता है तब इसका बचना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है उसके शरीर का जो आकार है वो धनुष के जैसा हो जाता है, यानी कि उसका जो पूरा शरीर है वो मुड़ जाता है, लॉक हो जाता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा संक्रमित होता है वो लिखा हुआ है लॉक जॉ, जॉ का मतलब होता है जबड़ा, यानी कि पूरा जो जबड़ा है वो पूरा लॉक हो जाता है, पूरा जो शरीर है वो मुड़ जाता है। और फिर लास्ट की जो स्टेज आती है उसमें जो पूरी गर्दन है वो भी मुड़ जाती है, फिर व्यक्ति सांस लेना बंद कर देता है, इसलिए इसको कहते हैं धनुष टंकार, यानी कि शरीर जो है वो धनुष के समान हो जाता है, उसका जो जबड़ा है वो लॉक हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं इसको लॉक जॉ डिजीज भी कहते हैं। और ये तीनों के बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इसके अलावा टिटनेस में डीपीटी का तो लगा ही सकते हैं, इसके अलावा इसमें जो दूसरा टीका लगाया जाता है उसको बोलते हैं टीटी का इंजेक्शन, सुना होगा टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। कहीं चोट लग जाती है लोहे से तो टीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वो टीटी क्या है टिटनेस टॉक्साइड, यानी कि टीटी यानी कि टिटनेस टॉक्साइड, टॉक्साइड का मतलब होता है जहर, यानी कि टिटनेस के जहर को कम करने वाला इंजेक्शन। यानी कि अगर कभी लोहे से चोट लग जाती है और वो शरीर में जाके टिटनेस रोग उत्पन्न ना करे, इसलिए क्या लगाया जाता है टीटी का इंजेक्शन, यानी कि टिटनेस टॉक्साइड लगाया जाता है। तो ये भी क्या है एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो डी, पी और टी, तो ये तीनों रोग जो है एक साथ याद रखने हैं। फिर हम आगे बात करते हैं प्लेग। प्लेग क्या है आप लोगों ने देखा होगा, नाम सुना होगा, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि प्लेग महामारी फैली थी, चूहों से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। तो ये जो बीमारी है चूहों से नहीं फैलती है, सबसे पहली बात याद रखनी है, चूहों से नहीं फैलती, ये फैलती है पिस्सू से। किससे फैलती है पिस्सू से। अगर हम आगे बात करते हैं ठीक है, यानी कि जो प्लेग बीमारी है ये पिस्सू से फैलते हैं। पिस्सू क्या होते हैं चूहे के ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि ये एक टाइप के रोगाणु होते हैं जो चूहे के ऊपर पाए जाते हैं। चूहा क्या करता है सिर्फ एक रोग कारक है, यानी कि रोग को लेके जाने वाला रोग वाहक के रूप में कार्य करता है, लेकिन ये जो प्लेग फैल रहा है यह पिस्सू के कारण फैलता है। फिर यहाँ पे है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग आप लोगों ने नाम सुना होगा कि शरीर के ऊपर क्या हो जाते हैं जगह जगह धब्बे हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनका जो शरीर है पूरा लॉक हो जाता है, अकड़ जाता है। और ये जो कुष्ठ रोग है यह रोग होता है एक रोगाणु के द्वारा जिसको हम लोग बोलते हैं लेप्री, इसलिए इस डिजीज का नाम हम लोग उसको लेप्री डिजीज भी कहते हैं क्योंकि लेप्रोस के कारण होता है, इसलिए इसका नाम है लेप्री डिजीज। कुष्ठ रोग याद रखना है, रोगाणु के द्वारा होने वाला रोग है। फिर है पोलियो। पोलियो जो रोग है ये वायरस के कारण होने वाला रोग है, यानी कि वायरस के थ्रू फैलता है। और ये जो रोग वायरस के थ्रू फैलता है तो वो वायरस कौन सा होता है, तो वो वायरस होता है एंटीरो वायरस। क्या होता है एंटीलो वायरस। अब इस जो पोलियो होता है तो इसमें जो यह मोस्टली जो होता है ये बच्चों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि जब बच्चों का जन्म होता है तो पोलियो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, पोलियो या हो गया या फिर पीलिया हो गया, इसलिए उन बच्चों को स्टार्टिंग से बचपन में ही बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। लेकिन आज के टाइम भारत में जो पोलियो है, भारत एक पोलियो मुक्त देश हो चुका है। और फिर आता है एड्स। वायरस से होने वाले रोगों में जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज्यादा होने वाला रोग है, जो सबसे ज्यादा हानिकारक रोग है वो है एड्स रोग। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये जो रोग फैलता है वो फैलता है HIV वायरस के कारण। किसके कारण? HIV वायरस के कारण। अब HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो
वायरस, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होने वाला रोग है। अब इस रोग के कोई प्रॉपर सिम्टम्स नहीं है, जैसे हम लोग टीबी के देखेंगे तो खांसी आएगी, फेफड़ों में संक्रमण होगा, कुष्ठ रोग देखेंगे तो शरीर पे गड्ढे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब एड्स रोग हो जाता है तो इसका कोई सिम्टम्स नहीं है। इसमें इसको हम एक अन्य नाम से ये भी जान सकते हैं कि ये रोगों का रोग है। रोगों का रोग मतलब है, या फिर ये कह सकते हैं ये बहुत सारे रोगों को इनवाइट करता है। इसमें कोई एक बीमारी नहीं होती, एक के साथ कई सारी बीमारियां होना शुरू हो जाती, इसलिए इसको रोगों का इन्विटेशन कार्ड भी कह सकते हैं, या फिर रोगों का रोग भी कह सकते हैं, या फिर बहुत सारे रोगों का समूह भी कह सकते हैं। HIV के कारण होता है और यह एक STD रोग है। STD का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि वो बीमारियां जो एक दूसरे के साथ संपर्क के थ्रू फैलती है, यानी कि जो शारीरिक संबंधों के द्वारा एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, उन लोगों को कहते हैं STD रोग। तो ये जो एड्स है वो भी एक STD रोग का एग्जाम्पल है। तो कई सारे जो हम कह सकते हैं संक्रामक रोग होते हैं, उनमें से जो प्रमुख संक्रामक रोग है वो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब इनके अलावा भी कई सारे रोग होते हैं जिनके बारे में आप आगे पढ़ सकते हो। फिर जो अगला क्वेश्चन है, या फिर हम लोग कह सकते हैं अगला जो यूनिट है, ये यूनिट है हमारी थर्ड यूनिट। फर्स्ट और सेकेंड यूनिट यानी कि 2 यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने कचरे के बारे में, अपशिष्ट जल के बारे में और वायु के बारे में, संवातन के बारे में बात की। सेकेंड यूनिट थी हमारी संक्रामक रोगों के संबंधित और प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित, और उसी में आज अभी जो तीसरी यूनिट हमारी स्टार्ट हो रही है जो है हमारा मादा जनन तंत्र। तीसरी यूनिट में हम लोग देख रहे हैं मादा जनन तंत्र। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो जनन तंत्र होता है उसमें मादा जनन तंत्र के अंगों के नाम, के कौन कौन से अंग होते हैं। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं इसमें पढ़ा जाता है और मासिक धर्म के बारे में, और हम बात करते हैं इसमें गर्भावस्था के बारे में, और देखते हैं गर्भावस्था के दौरान होने वाली जो सामान्य घटनाएं हैं उनके बारे में। इनके इन सभी के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फिर जो उसका टाइप है वो क्या होता है। इसमें हम लोग बात करते हैं, ये सबसे पहला अंग है। फिर हम बात करते हैं ये है हमारा दूसरा ऑर्गन, ये तीसरा, ये फर्स्ट, सेकेंड, फिर कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये है फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब ये फोर्थ पार्ट है कौन कौन से, इनके नाम लिख देते हैं इधर। सबसे जो 1 नंबर लगा है वो है हमारा अंडाशय। क्या है? अंडाशय, जहाँ पे होता है अंडों का निर्माण, यानी कि जो शुक्राणु अंडाणु वगैरह होते हैं उनका निर्माण होता है। सबसे पहला है अंडाशय। जो 2 नंबर लगा है उसे हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। सेकेंड नंबर है फैलोपियन ट्यूब। और जो 3 नंबर लगा है उसे हम लोग कहते हैं गर्भाशय, यानी कि यूट्रस। और जो 4 नंबर लगा है उसको कहते हैं सर्विक्स वाला पार्ट, सर्विक्स। तो मुख्य रूप से ये 4 पार्ट होते हैं किसी भी मादा जनन अंग के। सबसे पहला है अंडाशय। अंडाशय का काम होता है कि शरीर के अंदर अंडाणुओं का निर्माण करना।
आप लोग को पता होगा कि दो प्रकार के युग्मक होते हैं, मादा के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है और जो पुरुष है नर है उनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब ये अंडाणु और जो शुक्राणु जब आपस में मिल जाते हैं, फ्यूजन हो जाता है, तब जाके जायगोट बनता है, फिर वो आगे डिवाइड होता जाता है, यानी कि उसमें क्लीवेज की प्रोसेस होती जाती है, तब जाके वो एक बच्चे का यानी कि भ्रूण का रूप ले लेता है। तो ये उससे पहले की प्रोसेस है, यानी कि ये जो अंडाणु है ये बन कहाँ पे रहा है, अंडाणु बनते हैं अंडाशय के अंदर, ठीक है। यानी कि ये वाली जो संरचना है इस पार्ट में क्या बनता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। और जब ये अंडाणुओं का निर्माण यहाँ पे हो जाता है तो निर्माण होने के बाद ये उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है जनरली ये अंगुली की जैसी स्ट्रक्चर होती है इस टाइप की, और ये इससे कनेक्ट नहीं रहता, थोड़ा सा दूर रहता है, यानी कि इस टाइप की संरचना होती है। अब यहाँ पे जो अंडाणु बने हैं इसके अंदर, वो सारे अंडाणु बनने के बाद यहाँ से बाहर आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आके रुक जाते हैं। अब ये आगे की प्रोसेस कब होगी, जब ये अंडाणु इस नली के थ्रू पहुंचेंगे, यानी कि गर्भाशय की स्थिति तक जाएंगे। तब इसके लिए क्या किया जाता है, जब इसमें अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं तो ये यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाते हैं, यानी कि अंडाशय से अंडाणु बाहर आ गए। तो अंडाशय से अंडाणुओं का बाहर आना ये प्रक्रिया कहलाती है अंडोत्सर्ग। क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग, जिसे हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन। अंडाणुओं से यानी कि अंडाशय से अंडाणुओं का बाहर निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। अब ये जब सारे अंडाणु यहाँ पे प्रेजेंट हो गए तो अब इनको यहाँ पे जाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ये जो अंडाणु होते हैं ये होते हैं अचल। अचल का मतलब होता है कि ये अपने आप को मोशन नहीं कर सकते, ये होते हैं नॉन मोटाइल, इनकी नॉन मोशनल होते हैं, इनकी इमोशन नहीं करते, अचल होते हैं। तब इन अंडाणुओं को यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो फिंगर की जैसी स्ट्रक्चर होती है इसको कहते हैं फिम्बरी। क्या कहते हैं, फिम्बरी, यानी कि अंगुली की जैसी संरचना होती है। तो जैसे ही इसके पास अंडाणु आ जाते हैं तो ये अंडाणुओं को सीधा इन फिम्बरी के थ्रू क्या भेज देती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर भेज देती है, यानी कि इनके जैसे ये कांटेक्ट में आएंगे और ये लगातार कंटिन्यूसली मूव होती रहती है। तो ये जो अंडाणु है ये यहाँ तक पहुंच जाते हैं और फिर आगे की तरफ निकल जाते हैं, यानी कि अंडाणु से अंडाशय से अंडाणुओं का निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। फिर फिम्बरी के द्वारा ये अंडाणु जो है फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाए जाते हैं। अब ये जो है यहाँ पे आके रुक गए, यानी कि अलग अलग जगह पे आके ये रुक जाते हैं, यहाँ तक की प्रोसेस हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है, सर्विक्स वाले पार्ट से एंटर करता है शुक्राणु। कौन एंटर करता है, शुक्राणु। शुक्राणु जब इसके अंदर एंटर करेगा, शुक्राणु को हम कहते हैं स्पर्म, जब स्पर्म इसके अंदर एंटर करेगा तो ये इस पार्ट के थ्रू होकर इस अंडाणु के पास पहुंच जाता है। और जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि आपस में संलयित हो जाते हैं, तब बनता है युग्मनज, जिसे हम लोग कहते हैं जाइगोट। यानी कि तब जाके जाइगोट बन जाता है, यानी कि अंडाणु यहाँ से निकलकर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच गया। ये जो पूरी ट्यूब है उसे हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। जब ये अंडाणु यहाँ तक पहुंच गया तो सर्विक्स वाले पार्ट से, ये पार्ट कौन सा है, सर्विक्स वाला पार्ट। तो सर्विक्स वाले पार्ट से जो अंडाणु है गर्भाशय से होते हुए अंडाणु के पास पहुंच जाता है। ये यहाँ पे अंडाणु प्रेजेंट है और ये बना दिया शुक्राणु, ठीक है। यानी कि अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में पहुंच जाते हैं तो ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं। फिर ये जब जाइगोट बन जाते हैं तो जाइगोट बनने के बाद ये जो जाइगोट भी एक कोशिका की टाइप की संरचना है और ये यहाँ पे आके चिपक जाती है। और ये वाला कौन सा पार्ट था, गर्भाशय वाला पार्ट। यानी कि जाइगोट बनने के बाद ये जो जाइगोट है डिवाइड होता जाएगा और डिवाइड होने के बाद गर्भाशय की सतह पे आके उल्टा चिपक जाएगा, यानी कि इस ऊपरी सतह से आके चिपक जाता है। और जैसे ये चिपक गया फिर इसका आगे परिवर्तन होता रहता है, यानी कि आगे विकास करता रहेगा, शरीर के अंगों का निर्माण करेगा और फिर धीरे धीरे जाके ये पूर्ण शिशु का आकार ले लेता है। और फिर जब डिलीवरी का टाइम आता है, यानी कि प्रसव की प्रक्रिया होती है, तभी इस भाग से होकर बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरी प्रोसेस क्या है, मादा जनन तंत्र, यानी कि यह किस प्रकार से कार्य करता है। तो फिर से देख लेते हैं कि इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, यानी कि 4 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है अंडाशय। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। और अंडाशय से अंडाणुओं का बाहर निकलने की प्रक्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है। ये फिम्बरी की सहायता से फैलोपियन ट्यूब में भेजी जाती है, ठीक है। वहां पे पहुंचने के बाद ये जो अंडाणु है ये अचल अवस्था में होते हैं, यानी कि अपने आप गति नहीं कर सकते, इसलिए फैलोपियन ट्यूब के द्वारा यहाँ तक पहुंचाए जाते हैं।
फिर उसके बाद सर्विक्स वाले पार्ट से शुक्राणु जब अंदर प्रवेश करता है तो अंदर प्रवेश करने के बाद शुक्राणु और अंडाणु आपस में फ्यूज हो जाते हैं और युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं। और फिर यही जो युग्मनज है आगे वृद्धि करेगा, विभाजन करेगा, ठीक है, यानी कि आगे वृद्धि और विभाजन करेगा और फिर उसके बाद में जो भ्रूण का निर्माण है वो कर लेगा। और जैसे ही भ्रूण का निर्माण हो जाएगा तो ये जो भ्रूण है वो गर्भाशय की दीवार पे आके चिपक जाता है और फिर उसका आगे परिवर्तन होता रहता है, यानी कि परिवर्तन का मतलब है उसमें अंगों का निर्माण और शुरू हो जाएगा। और जो सबसे पहला ऑर्गन बनेगा वो बनता है हार्ट, ठीक है, यानी कि जब बालक 3 महीने का हो जाता है गर्भस्थ शिशु तो 3 महीने की अवस्था में उसके अंदर हार्ट का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और फिर सोनोग्राफी के द्वारा इसी हार्ट बीट को सुना जाता है और फिर प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जाता है। तो ये है पूरा मानव जनन तंत्र और ये कैसे कार्य करता है। और इसी के साथ हम लोग एक छोटा टॉपिक और पढ़ा जाता है जिसे हम लोग कहते हैं मासिक धर्म, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब वो क्या होती है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अंडाशय से अंडाणु निकला और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच गया और जब यहाँ से शुक्राणु आया तब इनका फ्यूजन हुआ। अगर मान लो अब यहाँ से शुक्राणु नहीं आया तो यहाँ पे शुक्राणु पहुंचा ही नहीं, तब क्या होगा, अब ये शुक्राणु यहाँ पे है ही नहीं, तब इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे क्या है, सिर्फ अंडाणु है, ठीक है। यानी कि अगर स्थिति में सिर्फ अगर यहाँ पे शुक्राणु होता है यानी कि अंडाणु होता है तो जब ये अंडाणु होता है तो ये अंडाणु जब यहाँ तक पहुंच जाएगा तो शुक्राणु नहीं आने की स्थिति में ये जो अंडा है अपने आप टूट जाते हैं, यानी कि जब ये अंडा अपने आप टूट जाएगा तो फिर ये रक्त के रूप में इस पार्ट से होकर यानी कि वेजाइनल पार्ट से होकर बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मासिक धर्म आना। यानी कि हर एक महीने के अंदर एक अंडा बाहर निकलेगा, ठीक है, यानी कि हर एक महीने में एक अंडा और हर एक महीने का मतलब है 28 दिन की साइकिल होती है, ठीक है। जनरली 28 दिन एवरेज दिन मान के चला जाता है, 5 दिन ऊपर भी हो सकते हैं और कम ज्यादा हो सकते हैं। यानी कि हर एक महीने में हर एक 28 दिन में इसमें से एक अंडाणु बाहर आएगा, यहाँ तक भेजा जाएगा फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। अगर शुक्राणु होता है तो उनका फ्यूजन हो जाता है और फिर भ्रूण बन जाता है। अगर शुक्राणु नहीं आता तो शुक्राणु के नहीं आने की स्थिति में ये जो अंडा है यहाँ तक पहुँचने के बाद अपने आप ब्रेक हो जाता है और फिर ये रक्त के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं मासिक धर्म। यह लगभग 5 से 7 दिन की साइकिल होती है। और जब पहली बार यानी कि जब ये स्थिति पहली बार होती है, यानी कि ये पूरी प्रोसेस जब पहली बार होगी महिला के अंदर, तब उसको कहते हैं रजोदर्शन। क्या कहा जाता है उसको, रजोदर्शन। हिंदी में कहते हैं रजोदर्शन और इंग्लिश में कहते हैं मीनार। इंग्लिश में याद करने मीनार कहा जाता है। और जब एक महिला के अंदर यानी कि उसके पूरे जीवन काल में यानी कि उसकी पूरी लाइफ में जब वह लास्ट बार उसमें ये मासिक धर्म की स्थिति होती है, यानी कि लास्ट बार उसमें पीरियड्स आते हैं, तब उसको कहते हैं रजो निवृत्ति। क्या कहा जाता है, रजो निवृत्ति। इंग्लिश में कहते हैं मीनोपॉज। पॉज का मतलब होता है रुक जाना, ठीक है। तो उसे से याद रखना है कि जब पीरियड्स रुक जाते हैं, जब लास्ट बार उसके बाद पीरियड्स नहीं आते तो उसे कहते हैं मीनोपॉज, और जब पहली बार होते हैं तो उसे कहते हैं मीनार या फिर रजोदर्शन। ये स्थिति कब होगी, जब शुक्राणु अनुपस्थित रहेगा, यानी कि शुक्राणु नहीं होगा तब ये स्थिति पाई जाती है। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे गर्भावस्था के दौरान होने वाली सामान्य घटनाएं, यानी कि जब हम लोगों ने अभी देखा कि जब शुक्राणु पहुंच जाता है और भ्रूण की स्थिति आ जाती है, यानी कि विभाजन हो गया, भ्रूण वगैरह सब बन गया, गर्भाशय में जाके वह रोपित भी हो गया, यानी कि स्थित हो गया। फिर उसके बाद जब वो बच्चा आगे आगे गति करेगा, उसमें वृद्धि होगा, उसमें विकास होगा, तब ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ घटनाएं होंगी, यानी कि उस महिला के अंदर उसके शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होंगे, जिसमें है गर्भावस्था में जलन होने लगती है व्यक्ति महिला के अंदर, सुबह सुबह सिकनेस होने लगती है। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है कि सुबह अवस्था यानी कि सुबह के टाइम में जी मचलना, उल्टी आना, यानी कि जो नॉर्मल सिकनेस है, नॉर्मल जो बीमारियां हैं वो होने लगती है। उल्टी आने की स्थिति रहती है, पाचन से संबंधित समस्याएं आती है। इसका मतलब है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में कोई बालक है तो उसके पोषण के लिए भी उसे कुछ ना कुछ आवश्यकता रहती है। तो मुझे बालक के पोषण के लिए, माँ के पोषण के लिए जब भोजन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण पाचन होने में कठिनाई रहती है, यानी कि भोजन को पचाने में असुविधा होती है। तो गर्भावस्था में ये होने वाली एक नॉर्मल घटनाएं रहती है।
फिर हम कहते हैं नींद की स्थिति में होती है, सूजन आने लगती है, नसें फूल जाती हैं। और यह सबसे कॉमन बात है, यानी कि गर्भावस्था में आप लोगों ने अपने आसपास कई जगह देखा होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम में जो महिलाएं होती है उनका जो शरीर है वो जल्दी फूल जाता है और हाथ पैरों में स्वेलिंग होने लगती है। तो ये सब क्या है, गर्भावस्था के दौरान जो नॉर्मल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जो नॉर्मल घटनाएं घटित होती है महिला के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रसव पूर्व सेवा केंद्र। अब आप लोगों ने नाम सुना होगा प्री नेटल सेवा केंद्र। अब इनका काम क्या होता है, ये जो होते हैं ये ऐसे सेंटर्स बने होते हैं हर एक क्लिनिक में या फिर हर एक हॉस्पिटल में, जो क्या काम करते हैं, महिलाओं को जागरूक करते हैं, यानी कि गर्भावस्था के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए अपने आहार का, पाचन संबंधी, यानी कि आहार, पाचन, चिकित्सा और हम कह सकते हैं स्वास्थ्य, इन सभी से संबंधित जो जागरूकता देने के लिए महिला को कुछ जानकारी लेनी होती है कि कैसा आहार लेना है, पाचन संबंधी क्या ध्यान रखना है, कौन कौन सी चिकित्साओं का उपयोग करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान किस प्रकार से रखना है। तो जब महिलाओं को इन सभी के लिए जागरूकता दी जाती है, जागरूक किया जाता है, तो वो केंद्र क्या होते हैं, प्रसव पूर्व सेवा केंद्र, यानी कि प्रसव से पहले जो महिलाओं को सेवाएं दी जाती है। कुछ महिलाएं होती है जिनको कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स रहती है, तो उनकी जो समस्याओं का समाधान कहाँ पे होता है, प्रसव पूर्व सेवा केंद्रों में। तो वहाँ पे उनकी जो समस्याएं होती है वो सुनी जाती है, उनका समाधान किया जाता है, उनको आहार से संबंधित, पाचन से संबंधित, उनके हेल्थ से संबंधित किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे दवाइयों का उपयोग करना है, जब ये सारी बातें बताने का जो सेंटर होता है, ठीक है, जहाँ पे वो अपने क्वेश्चन ओपनली पूछ सकती है, तो वहाँ पे उनको इन सभी के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में जागरूक किया जाता है। तो वो जो सेवा केंद्र कहलाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्रसव पूर्व सेवा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है गर्भपात को प्रकारों सहित परिभाषित कीजिए। गर्भावस्था में होने वाली एक और सामान्य घटना है जिसे हम लोग कहते हैं गर्भपात, यानी कि मिसकैरेज। यानी कि गर्भपात का, यानी कि जो गर्भ है, यानी कि जो गर्भ रोपित हुआ है, जिस शिशु का निर्माण हुआ है, उस शिशु का वहीं पे थम जाना या फिर रुक जाना या फिर उसकी मृत्यु हो जाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गर्भपात कहते हैं। ठीक है, जनरली आप लोगों को पता होगा। अब ये जो गर्भपात है ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग 5 टाइप्स देखते हैं, इनके 5 प्रकार देखते हैं गर्भपात होने के। सबसे पहला है मिस्ड मिसकैरेज। मिस्ड मिसकैरेज का मतलब होता है कि ऐसा गर्भपात जिसमें उस महिला को कोई पता नहीं रहता है कि कब उसका गर्भपात हो चुका है। यानी कि मिस्ड का मतलब क्या होता है, पता ही नहीं लगना, भूल जाना, जैसे मिस्ड कॉल आता है, कॉल आ गया, पता ही नहीं चला, वैसे ही वो मिसकैरेज जब महिला को कोई पता नहीं रहता है, ना ही कुछ दर्द होता है, ना ही कोई रक्तस्राव होता है, तो ऐसा जो मिसकैरेज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिस्ड मिसकैरेज। दूसरा होता है कंप्लीट मिसकैरेज। कंप्लीट मिसकैरेज का मतलब होता है कि जब महिला को दर्द होना शुरू हो जाता है, यानी कि जब महिला को ऐसी स्थिति आती है कि ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि ब्लड का फ्लो हो जाता है, रक्तस्राव हो जाता है, तब पता लग जाता है कि उस महिला का क्या हो गया, कंप्लीट मिसकैरेज हो गया। यानी कि ब्लीडिंग के थ्रू उस महिला को मिसकैरेज होने का पता लगता है, उसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट मिसकैरेज। अब ये जो रिकरेंट मिसकैरेज है, ये मिसकैरेज पूरे विश्व में लगभग 2% लोगों को होता है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी किसी को प्राप्त नहीं है। फिर है थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब होता है डरना या फिर डरावना, यानी कि किसी के डर की वजह से होने वाला मिसकैरेज। मान लो कहीं कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी में जा रहे हैं, तो वो जो सदमा जो लग जाता है उसकी वजह से, डर की वजह से जो मिसकैरेज होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेटन मिसकैरेज, यानी कि डर की वजह से, घटनाओं की वजह से होने वाले मिसकैरेज। और इनवाइटेबल मिसकैरेज का मतलब होता है कि वो मिसकैरेज जिसमें उस महिला को दर्द होना शुरू होगा, रक्तस्राव की स्थिति भी आ जाती है, यानी कि अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्योंकि उस महिला को अपने शरीर के अंदर अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देंगे, जिसमें होता है रक्तस्राव, शरीर में ऐंठन, और शरीर में भी अगर हम जनरली बोले तो पीठ के हिस्से में, इनकी पीठ में ऐंठन होने लगती है, रक्तस्राव भी होगा, पीठ में ऐंठन भी होगी, दर्द महसूस होगा, और हम कह सकते हैं क्रैम्प्स आने की जो स्थिति होती है,
यानी कि जो असहनीय दर्द होता है वो होना शुरू हो जाता है। यानी कि सारे सिम्टम्स अगर एक साथ दिखाई दे तो उसे हम लोग कहते हैं इनवाइटेबल मिसकैरेज। तो मिसकैरेज होने के 5 टाइप है। अभी जो मिसकैरेज होते हैं कई कारणों से हो सकते हैं, कहीं कुछ दुर्घटना हो गई या फिर कहीं कुछ खाने की स्थिति आ जाती है, दवाइयों का उपयोग हो जाता है जो शरीर पे नुकसान करते हैं, तो उन किसी भी कारण से गर्भपात की स्थिति हो सकती है। जब पता ही ना लगे तब उसे हम कहेंगे मिस्ड मिसकैरेज। जब कंप्लीट पता लगे यानी कि पूर्ण रूप से हो जाए, गर्भाशय खाली हो जाता है, यानी कि वो ब्लीडिंग के रूप में जो गर्भपात है वो गिर चुका है और फिर बाहर निकल गया। फिर है रिकरेंट, यानी कि पूरे विश्व में 2% लोगों को होने वाला है। सडन यानी कि किसी घटना के कारण होने वाला। और फिर इनवाइटेबल यानी कि सभी सिम्टम्स जो होते हैं वो एक साथ दिखाई देते हैं। तो ये होती है हमारे गर्भपात की स्थिति और यह कितने प्रकार का और किन कारणों से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसव की प्रक्रिया और इसके बाद की जाने वाली देखभाल पर चर्चा कीजिए। अभी तक की स्थिति में हम लोगों ने गर्भावस्था के बारे में पढ़ा, गर्भावस्था किस प्रकार से स्थापित हुई, फिर वो गर्भावस्था में अगर कुछ घटना हो जाती है तो उसकी वजह से गर्भपात भी हो सकता है, उसके बारे में भी पढ़ लिया। फिर हम देखते हैं कि जब गर्भावस्था पूर्ण रूप से सही रूप से चल रही है तो प्रसव की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार अपनाई जाती है। तो उसमें जब प्रसव की प्रक्रिया होती है तो जनरली जो देखा जाता है तो उसमें महिलाओं को हम कह सकते हैं दर्द होना शुरू होगा, यानी कि जो लेबर पेन है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि उस महिला के अंदर उसको कई टाइप के इंजेक्शन भी दिए जाएंगे जिसकी वजह से उस बच्चे का मूवमेंट करवाया जाता है। उसको फिर वेजाइनल पार्ट से या फिर सिजेरियन के थ्रू उस बालक को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर जब वह बालक बाहर की तरफ आ जाता है यानी कि शरीर से बाहर आ जाता है, यानी कि जब डिलीवरी की प्रोसेस हो जाती है तो फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वो जो बालक है, हमने जब ये फोटो देखा था मादा जनन तंत्र का, जो हमने जब ये पार्ट पढ़ा था, यानी कि ये जो मादा जनन वाला पार्ट था, इस पार्ट में हम लोगों ने देखा था जब यहाँ पे गर्भावस्था में जो भी शिशु है ये रोपित हो गया था, यानी कि यहाँ पे जब ये शिशु स्थापित हो गया था तो इसके थ्रू यानी कि ये बच्चा जो है माँ से पोषण किस प्रकार से प्राप्त करेगा, तो यह प्राप्त करता है अपरा के थ्रू, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, यानी कि वह प्लेसेंटा के थ्रू माँ से पोषण प्राप्त करेगा। अब ये जो पोषण प्राप्त करेगा यानी कि इस बच्चे से एक नली निकली होती है जो माँ की जो नाभि होती है उससे कनेक्ट रहती है, यानी कि बच्चे की नाभि से माँ की नाभि से एक नली जुड़ी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। और जब बच्चे का जन्म होता है इस वाले पार्ट से, तो जन्म होने के बाद इस जो इसकी नाभि है यानी कि इसको बोलते हैं यूबिनल कॉर्ड, इस नाभि को कट कर दिया जाता है, यानी कि ये जो नली होती है इसको बच्चे के जन्म होने के बाद इसको कट कर लिया जाता है। जैसे इसको कट कर लिया जाता है तो कट करने के बाद उसकी नाभि की तरफ फिर उसको दबा दिया जाता है। तो ये भी डिलीवरी की प्रोसेस में ऐड किया जाता है, यानी कि जब बच्चे का जन्म हो जाएगा, जन्म होने के बाद इसकी ये जो नली होती है इसको कट कर दिया जाता है, माँ के अंदर से भी कट कर देते हैं और बच्चे के अंदर से भी इसको कट करके गांठ लगा दी जाती है जिसको बोलते हैं नाभि को काटना। ठीक है, ये प्रोसेस अपनाई जाती है डिलीवरी के अंदर। ठीक है, और जब बच्चे का जन्म हो जाता है इसको काट के अलग कर दिया जाता है। तो ये तो होती है डिलीवरी की प्रोसेस। फिर उसके बाद में देखते हैं कि उसके बाद में भी कई सारे चेंजेस आएंगे। हमने देखा था जब गर्भावस्था चल रही थी यानी कि उस टाइम भी महिला के अंदर कई प्रकार के चेंजेस आ रहे थे, यानी कि उसमें पाचन से संबंधित समस्या हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी, या फिर हम लोग कह रहे थे कि मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी। ठीक है, तो उसी टाइप की जो सिम्टम्स है वो डिलीवरी के बाद भी देखे जाएंगे। उसमें क्या क्या आएगा, ब्रेस्ट की ग्रोथ हो जाती है क्योंकि बच्चा जब लगातार स्तनपान करता रहेगा, बच्चे को दूध पिलाया जाएगा, तो वो जब 6 महीने तक वो जो बच्चा होता है 6 माह तक उस बच्चे के लिए माँ का दूध ही सबसे बेस्ट रहता है, इसलिए उस बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाएगा। तो फिर लगातार यूज में आने के कारण वो जो स्तनों की वृद्धि हो जाती है। फिर दूसरा है निप्पल क्रैकिंग हो जाती है क्योंकि ये भी किसकी वजह से होगा, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से ये स्थिति होना भी सामान्य बात है। फिर है कि विश्राम की स्थिति यानी कि रेस्ट का टाइम भी माँ को दिया जाना चाहिए क्योंकि जब शरीर में इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं तो माँ को और बच्चे को प्रॉपर रेस्ट की क्या होती है, जरूरत होती है। नींद भी क्या करेगा, एक रेस्ट का ही रूप है। और फिर हम बात करते हैं व्यायाम भी किया जाना चाहिए क्योंकि जैसे ही डिलीवरी की प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद जो इतने टाइम तक यानी कि जो 9 महीने का टाइम था, 9 महीने के टाइम तक जो बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हुए हैं, उन हार्मोनल चेंजेस को बैलेंस करने के लिए यानी कि ये जितने भी हार्मोनल चेंज हैं उनको बैलेंस करने के लिए, अपनी पहले वाली पोजीशन में आने के लिए व्यायाम करना, यानी कि जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती है योगा वगैरह करना
वो भी क्या रहता है, इन हार्मोनल बैलेंस को ठीक कर देते हैं, यानी कि जो चेंजेस हो उनको पहले वाली स्थिति में लाने के लिए ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फिर आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है विनिंग क्या होती है। विनिंग का मतलब होता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे 4th यूनिट का, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है विनिंग। विनिंग का मतलब होता है, ये नहीं कि विनिंग का मतलब जीतना, यहाँ पे विनिंग का मतलब होता है कि जो बच्चे को हम लोग जन्म के बाद से बच्चे को जो माँ का दूध पिलाया जा रहा था, उसके बाद से उस बच्चे को माँ का जो दूध है वो छुड़ाकर उसको पिलाया जाता है, बाहर से जो ठोस दिए जाते हैं, यानी कि इनकी माँ का दूध छुड़ाना क्या प्रोसेस कहलाता है, विनिंग कहलाता है। इनकी माँ के दूध छुड़ाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, विनिंग। और माँ का दूध छुड़ाने के लिए उस बच्चे को अदर सप्लीमेंट दिए जाते हैं। स्टार्टिंग में उसको कुछ तरल पदार्थ दिए जाएंगे, ठीक है, यानी कि लिक्विड फॉर्म दी जाएगी, एकदम से उसको कुछ ठोस पदार्थ नहीं खिलाया जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में जो लिक्विड फॉर्म दिया जाएगा जिसमें हम लोग कह सकते हैं दाल का पानी और जो हम कह सकते हैं फलों का रस, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में बालक बच्चे को पिलाया जाता है, किसके रिप्लेसमेंट में, दूध के रिप्लेसमेंट में जब बच्चे को तरल पदार्थ खिलाए जाते हैं। स्टार्टिंग में हम लिक्विड यानी कि लिक्विड फॉर्म में खिलाएंगे तरल पदार्थों को। फिर उसके बाद में जब बच्चा और बड़ा होता जाएगा, यानी कि 2-3 महीनों के बाद उस बच्चे को हम तरल से किस पे लाएंगे, अर्ध ठोस पे। अर्ध ठोस का मतलब होता है कि तरल तो हो गए, उसमें लिक्विड तो हो गए, उसके अंदर हम ठोस को भी क्या कर देंगे, मैश कर देंगे, यानी कि वो आधा तरल और आधा ठोस की अवस्था, जैसे जेली होती है, जेली देखी होगी वो अपने, वो सॉफ्ट भी होती है और लिक्विड के जैसे भी होती है, यानी कि हार्ड भी होती है फिर थोड़ी बहुत। ऐसे जो पदार्थ होते हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, अर्ध ठोस, जिसमें हम लोग कह सकते हैं जैसे बनाना वगैरह जो होते हैं, केला वगैरह फ्रूट्स जो होते हैं, उन फ्रूट को हम पूरा मैश करके, जैसे कोई भी फ्रूट है, मान लो केला ले लिया, उसको पूरा स्मैश कर दिया, फिर बच्चे को दे दिया, और वो हल्का उसको लिक्विड के जैसा भी दिखाई देगा और उसको वो थोड़ा ठोस के जैसा भी दिखाई देगा। फिर बच्चे को ठोस से भी किस पे लाते हैं, लिक्विड से किस पे लाते हैं, ठोस पे ला देते हैं, यानी कि धीरे धीरे उसको जो स्टेप बाय स्टेप उसमें क्या की जाती है, चेंजेस किया जाता है उसके खाने पे। यानी कि दूध को छुड़ाना तो कहलाता है विनिंग, फिर छुड़ाते उसको तरल पदार्थ दिए जाएंगे स्टार्टिंग में, जैसे दाल का पानी, फलों का रस, फिर उसको सेमी सॉलिड चीजें दी जाएगी, सेमी सॉलिड के बाद उसको सॉलिड चीजें खिलाई जाती है। फिर है शैशवावस्था में बालकों में होने वाली जो पाचन संबंधी समस्या है। अभी तक हम लोगों ने माँ से जुड़ी समस्याओं के बारे में पढ़ा कि गर्भावस्था के दौरान माता के अंदर कौन कौन से परिवर्तन आ सकते हैं या फिर उनके शरीर में कौन कौन सी जो चेंजेस है वो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे अगर हम बात करें तो जब बच्चा बड़ा होता जाएगा तो जैसे वो बड़ा होगा तो उसके अंदर भी पाचन से संबंधित समस्या देखने को मिलेगी। कि जब बच्चा गर्भावस्था के टाइम तक था, देखिए जो गर्भावस्था का टाइम था उस टाइम जो बालक पोषण प्राप्त कर रहा था, माँ से पोषण प्राप्त कर रहा था, वो अपना जो पोषण है, अपना जो खान पीन है वो माँ से ले भी रहा था और अपना जो वेस्ट है वो वापस माँ को दे भी रहा था। तो वो सारा वो प्लेसेंटा के थ्रू आदान प्रदान हो रहा था, जो नली डिलीवरी के टाइम कट कर दी जाती है, तो वैसे से वो पोषण प्राप्त भी करता है, अपना उत्सर्जन भी करता है। लेकिन जब बच्चा बाहर के वातावरण में आ गया और जब बाहर आ गया तो ऐसी स्थिति में वो अपना पोषण जो है वो स्वयं करता है, यानी कि बाहर से एज ए सप्लीमेंट के रूप में ले रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में तो जरूरी नहीं है कि उसको कुछ भी खिलाया जाए तो वो तुरंत उसका पाचन हो जाएगा, धीरे धीरे उसका शरीर क्या करेगा, एडजस्ट होगा, डेवलप होने में टाइम लगता है। तो उस कारण ये जो पाचन संबंधी समस्या है ये होना आम बात होती है, जिसमें हम लोग सबसे पहला देखते हैं दस्त लगने, यानी कि खाना पच नहीं पाता, अगर पच भी जाता है तो बॉडी के अंदर उसमें जो पोषक तत्व है वो स्टोर नहीं हो रहे, वो सब लिक्विड की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर में कमजोरी भी आ जाती है, ठीक है, यानी कि बालक कमजोर होना शुरू हो जाता है। कब्ज यानी कि खाना पच तो रहा है लेकिन बाहर की तरफ नहीं निकल पा रहा, पेट के अंदर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से भारीपन महसूस होता है। क्या होता है, भारीपन महसूस होता है। गैस की समस्या जिसको हम लोग बच्चों में बोलते हैं कॉलिक की प्रॉब्लम,
कॉलिक यानी कि जब बच्चा खाना पचा नहीं पाता है, उसमें एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों को कॉलिक की प्रॉब्लम हो जाती है। तब बच्चों को क्या निकाली जाती है, उसमें से हम कह सकते हैं कि उनको ऐसा खाना दिया जाता है जो उनको आसानी से या फिर जल्दी से पच जाए। फिर है पेट दर्द की समस्या रहती है। पेट दर्द का मतलब हम ये भी कह सकते हैं वायु विकार होता है इनमें। कॉलिक के लिए हम वायु विकार भी यूज कर सकते हैं। वायु विकार का मतलब होता है कि जब बच्चों को जनरली दूध पिलाया जाता है, ठीक है, छोटे बच्चों को जब दूध पिलाया जाता है तो उन बच्चों को दूध पिलाने के बाद उनसे डकार निकाली जाती है, ठीक है, यानी कि उनको उल्टा करके उनके पेट को थपथपाया जाता है, फिर उसके बाद उनको सुलाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, आप लोगों को देखा होगा अपने घरों में आसपास में, कि अगर बच्चे ने दूध पिया है तो उस टाइम उसके साथ साथ हो सकता है कि सकिंग के टाइम और उसके साथ हवा भी उसके अंदर चली गई हो, ठीक है, तो जिसकी वजह से उसको वायु विकार की समस्या हो सकती है। इसलिए उस बच्चे को डकार निकाली जाती है, उसको थपथपाया जाता है कि अगर उसमें दूध के साथ हवा अंदर चली गई है तो वो भी बाहर निकल जाए, जिससे उसमें पेट दर्द की समस्या ना हो, यानी कि वायु विकार यानी कि फ्लॉन्टिया जो होता है उसको दूर किया जा सकता है। आंखों में संक्रमण होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आंखों की बात करें तो बच्चों के अंदर जो बॉडी का उसके हर एक पार्ट है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, उनकी स्किन भी ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए उन पर डायरेक्ट कोई भी जो क्रीम है या फिर कोई भी हम कह सकते हैं कोई भी कंपोनेंट है वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया जाता, डॉक्टर से कंसल्ट करके क्या करते हैं हम उसको अप्लाई करते हैं, इसलिए उनमें संक्रमण होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए छोटे बच्चों की जो केयर है वो एक्स्ट्रा की जाती है, उनकी हर एक जो चीज है वो इन्फेक्शन ना हो, कपड़े उनके साफ सुथरों का यूज किया जाता है। फिर है संचार और कला। विज्ञान संचार को कला और विज्ञान दोनों के रूप में देखा जाता है। कैसे, ये जो है हमारे यूनिट 5th है, हमारी 4 यूनिट कंप्लीट हो गई और ये हमारे 5th यूनिट का टॉपिक है जिसमें हम लोग आईसीटी के बारे में पढ़ते हैं। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि सूचनाएं किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह तक प्रसार की जाती है, यानी कि सूचनाओं का जो संचार है, 2 वर्ड आते हैं, सूचना और संचार। सूचना का संचार किस प्रकार किया जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला ये बात है कि सूचना को या फिर संचार को हम कला के रूप में देखते हैं या फिर विज्ञान के रूप में देखते हैं। कला का मतलब ये नहीं कि आर्ट्स और साइंस सब्जेक्ट होती है, ये वो नहीं है। यहाँ पे कला का मतलब होता है कोई भी कला, जैसे साहित्य, हम कह सकते हैं कुछ भी रचनाएं करना, पेंटिंग्स हो सकती है, ड्राइंग यानी कि चित्रकला, लेख लिखना, लेखन, यानी कि जो भी कला व्यक्ति के अंदर होती है, ड्राइंग, आर्ट, फिर हम कुछ भी कह सकते हैं जिसके माध्यम से वो अपने जो संचार है, अपने जो विचार है लोगों तक पहुंचा रहा है। क्योंकि संचार का काम क्या होता है, संचार में हम लोग क्या करते हैं, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना। 2 लोगों के मध्य संचार का मतलब क्या, वो लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करें। अब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जैसे साहित्य जैसे शब्दों का यूज करें, कहानियों के माध्यम से, जैसे बुक में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कहानियां, कविताएं वगैरह होती है, जिसके माध्यम से जो कविता उन्होंने लिखी है, कवि के जो भाव है, जो वो कहना चाहता था, कविताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा है, तो उन्होंने अपने विचारों का संचार करने के लिए क्या किया, साहित्य का सहारा लिया, यानी कि अपनी जो कलाएं थी उसके अंदर जो गुण था उनके द्वारा वो अपने विचारों को अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या है, तो हम कह सकते हैं कि संचार एक कला का रूप है। ठीक है, इसमें हम एक और एग्जांपल है, जैसे पेंटिंग्स बनाते लोग, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर पेंटिंग्स बनाते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए में बिकती है। उनमें भी क्या होता है, कुछ ना कुछ मैसेज होता है। हम लोगों को जनरली जिसको उसकी नॉलेज होती है उसी को वो समझ में आता है। ठीक है, यानी कि जो उस कला को जानने वाले लोग होते हैं, जिन्हें पेंटिंग की समझ होती है, वो समझ जाते हैं कि उस पेंटिंग का असली मतलब क्या है, उस पेंटिंग के द्वारा क्या मैसेज दिया जाना चाहिए। तो जो उसको समझने वाले लोग होंगे वही उसका मैसेज पढ़ पाएंगे। ठीक है, और जो पेंटिंग उस जिस पेंटर ने बनाई होती है तो वो कोई ना कोई संदेश देना चाहता है, यानी कि अपने विचार लोगों तक पहुंचाना चाह रहा है, यानी कि वह चित्रकला के माध्यम से क्या कर रहे हैं, अपने विचारों को पहुंचा रहा है। यानी कि इसमें वो क्या कर रहे हैं, अपनी कलाओं का यूज कर रहे हैं, उनके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या उनकी विशेषताएं, अगर उसके माध्यम से हम अपना संचार कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो संचार है वो एक कला है। फिर विज्ञान की बात करें, अब उन लोगों ने ये सारी कलाएं तो कर दी, ठीक है, यानी कि ये सब कुछ कर दिया, अब ये लोगों तक पहुंचेगी कैसे, लोगों तक पहुंचने के लिए तकनीकी का होना माध्यम है, यानी कि तकनीकी आवश्यक है।
और आज के टाइम में ये तकनीकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, यानी कि जब हम तकनीकों का उपयोग किसमें कर रहे हैं, संचार करने के लिए, यानी कि अगर हम फोन का यूज कर रहे हैं, टीवी का यूज कर रहे हैं, रेडियो का यूज करें, ऑनलाइन पढ़ रहे होते, किसके माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से। और तकनीकी का दूसरा नाम ही क्या है, तकनीकी का दूसरा रूप ही क्या है, विज्ञान है। यानी कि जब हम संचार करने के लिए विज्ञान का यूज कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो संचार है वो विज्ञान है। अगर हम कला का यूज कर रहे हैं अपने विचार प्रदर्शित करने के लिए तो हम कहते हैं कि संचार क्या है, कला है। तो हम कंक्लूजन क्या निकला इस बात का कि संचार जो है वो कला और विज्ञान दोनों का रूप हो सकता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि संचार को कला और विज्ञान दोनों के रूप में देखा जा सकता है। तो ये इसका रीजन है कि हम इसको कला और संचार और कला और जो विज्ञान है वो क्यों कह रहे हैं। इसी संचार में हम लोग देखते हैं एक टॉपिक आता है 7C, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी में हम लोग देखते हैं संचार के तत्व। इनके संचार के तत्व कौन कौन से होते हैं। संचार के तत्व का मतलब होता है कि संचार होने के लिए, संचार यानी कि एक व्यक्ति के जो विचार है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने के लिए किन किन तत्वों का होना जरूरी है, किस प्रकार हम अपने विचार जो है वो किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तो संचार होने के लिए अगर हम बात करें तो 6 तत्वों का होना जरूरी है जनरली। इसमें सबसे पहला है प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है सेंडर या फिर कम्युनिकेटर। इसको प्रेषक को सेंडर भी बोल सकते हैं यानी कि भेजने वाला, या फिर इसको कम्युनिकेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई मैसेज हमें भेजना है, अगर मैं अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूँ तो अगर मैं यहाँ पे हुई नहीं तो संचार होगा नहीं होगा। यानी कि जो भेजने वाला होता है, जो विचार दे रहा होता है वो तो होता है प्रेषक। फिर दूसरा हम लोग पॉइंट देखते हैं सूचना। अब जो प्रेषक है वो संचार तो कर रहा है, लेकिन संचार क्या कर रहा है, कोई ना कोई सूचना होगी, कोई ना कोई मैसेज होगा। अब वो मैसेज किसके द्वारा भेजेगा तो उसे हम लोग कहेंगे माध्यम। यानी कि वो जो सूचना है, प्रेषक यानी कि जो भी मैसेज भेजेगा, अब जो भी भेजने वाला है वो क्या भेजेगा, सूचना भेजेगा। सूचना भेजेगा किसके माध्यम से, कोई ना कोई मीडियम होगा, फोन के थ्रू, लिख कर, डाकिया के द्वारा, यानी कि किसी के भी द्वारा अगर भेज रहा है, किस मीडियम में भेजा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, माध्यम यानी कि मीडियम कहेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि सूचना जो है हमारा उसका उपचार, इनकी ट्रीटमेंट करना। यानी कि इस बात का ध्यान रखना है कि हमने जो मैसेज भेजा है उन मैसेज की प्राइवेसी बनी रहे, यानी कि प्रेषक से निकला है और जिसको भेजना है बाद में जो रिसीवर होगा वहां तक की जो प्रोसेस है उसमें ये जो मैसेज इन्होंने भेजा है उसका कहीं हनन ना हो जाए, जैसा उसने भेजा है वैसा का वैसा उस व्यक्ति तक पहुंच जाए, सेम टू सेम। यानी कि उसमें क्या हो, कोई ना कोई बदलाव ना हो, यानी कि सूचना का उपचार बनाए रखना। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं श्रोता। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला या फिर रिसीवर, यानी कि जिसको मैसेज भेजा है, मैसेज उस तक पहुंच गया, उसके बाद में क्या कि श्रोता ने उस सूचना को पढ़ी, जो उसने मैसेज भेजा उसको पढ़ लिया। फिर उसके बाद में यह क्या करेगा, प्रतिक्रिया देगा। प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स। यानी कि फिर श्रोता के द्वारा कोई ना कोई रिस्पॉन्स दिया जाएगा कि इसने जो मैसेज भेजा है उसका रिप्लाई क्या देना है वो किया जाएगा। तो एक संचार होने के लिए ये पूरी प्रोसेस होती है, यानी कि एक बार जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन इतने स्टेप में होता है। यानी कि सबसे पहले मैसेज भेजा गया, मैसेज क्या भेजा है, किस रूप में भेजा है, यानी कि किसके द्वारा भेजा है, सूचना बनाए रखने के लिए उसका उपचार किया जाता है, रिसीवर तक पहुंचा, फिर उसके बाद क्या हुआ, रिस्पॉन्स किया जाएगा। यानी कि श्रोता ने मैसेज पढ़ा, फिर उसका क्या रिप्लाई देना चाहता है, फिर वो रिप्लाई प्रेषक तक भेज देता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, संचार की प्रक्रिया हो रही है। इसमें हम लोग देखते हैं 7C। 7C का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन होने के लिए 7 प्रकार के C होते हैं। C का मतलब होता है जैसे कम्युनिकेटर, क्लैरिटी या फिर कॉन्फिडेंस, यानी कि ये तत्व होते हैं जो क्या बनाते हैं, संचार को सुंदर बनाते हैं। जिसमें हम लोग देखते हैं स्पष्टता, यानी कि कोई भी संचार होने के लिए स्पष्टता होनी चाहिए। हम जैसे कोई मैसेज भेजे, अगर वो स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सी उर्दू, अरबी, किसी भी अदर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रेंच वगैरह, चाइनीज में, यानी कि अगर वो हमें समझ में नहीं आया तो उस मैसेज को भेजने का कोई मतलब नहीं, उस सूचना को भेजने का कोई मतलब नहीं है, तब वो संचार हो ही नहीं पाएगा। यानी कि संचार के होने के लिए स्पष्टता होना जरूरी है सूचना के अंदर। और संचार जब होगा तो जब सूचना भेजी जाए तो वह सूचना जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आधा अधूरा मैसेज भेजा जाएगा तब भी वो संचार हो नहीं पाएगा, यानी कि संपूर्णता होनी चाहिए। फिर हम लोग बात करें कि जो भी मैसेज भेजे उसमें आत्मविश्वास दिखना चाहिए, यानी कि जो भी मैसेज भेजा जा रहा है वो क्लैरिटी तो है उसमें, वो क्लियर होना चाहिए,
क्लियर के साथ साथ अगर हम बोले उसमें कॉन्फिडेंस भी दिखना चाहिए। अगर हम और बात करें कि जो मैसेज भेजा जा रहा है वो पूर्ण तो होना ही चाहिए, लेकिन उसमें जितने भी तत्व है वो तत्व प्रेजेंट होने के साथ उसको शॉर्ट भी होना चाहिए। शॉर्ट इसलिए होना चाहिए कि अगर हम पैराग्राफ लिख के भेज दें तो कब कोई पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि अगर बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के भेजा जाएगा तब उसको पढ़ा ही नहीं। हर कोई शॉर्ट नोट्स बनाता है, शॉर्ट चीजें देखता है, जिससे क्या हो जल्दी से याद हो जाए। तो अगर कोई सूचना भेजी जा रही है, यानी कि सूचना भेजने के लिए जो संचार है, जो सूचना हम यूज कर रहे हैं, वो सूचना कंप्लीट भी होनी चाहिए, शॉर्ट भी होनी चाहिए, सारी बातें उसमें लिखी हुई होनी चाहिए और आसानी से समझ जाए इस योग्य होनी चाहिए। तो इस टाइप के मिला के कुल 7 C होते हैं जो भी आपको याद रखना है, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ICT वाला जो चैप्टर है जिसमें संचार क्या होता है, इसमें 7 C क्या होते हैं, संचार के तत्व कौन कौन से होते हैं, संचार किस प्रकार किया जाता है, कला और विज्ञान के रूप में देखा जाता है क्यों, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये आपको पढ़ के जाना है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी में एक टॉपिक जो बचता है लास्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं मीडिया। क्या बोलते हैं संचार के अंदर? मीडिया। यानी कि जो संचार किया जा रहा है वो 2 प्रकार से किया जाएगा। अब हम लोग क्लास के अंतिम पड़ाव पे है, हमने जो पूरा सिलेबस है वो पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। और हमारे पूरे 5 यूनिट में जो सबसे लास्ट टॉपिक बचा है जो है हमारा मीडिया। इस मीडिया में हम लोग पढ़ते हैं 2 टाइप, एक तो है पारंपरिक और एक है हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक। पारंपरिक का मतलब होता है कि वो मीडिया जो बहुत पुराने टाइम में यूज करते थे, लंबे टाइम से, ठीक है। जिसमें हम लोग बोलते हैं कहानी के माध्यम से, कठपुतली नाम सुना आप लोगों ने, कठपुतली, कहानी सुनाना। और इसमें जो सबसे फेमस है वो है नुक्कड़ नाटक, यानी कि गली मोहल्लों के वहां पे लोगों को इकट्ठा करके जागरूकता देना, किसी भी टॉपिक पे ये काम किए जाते हैं। कठपुतली, कहानी सुनाना, नुक्कड़ नाटक का जो प्रोग्राम होते हैं, यानी कि जो रंगमंच होते हैं, वो करना। यानी कि जो पुराने तरीकों में, पुराने टाइम में गाँवों में वगैरह लोगों को जागरूक करने के लिए, बातें बताने के लिए क्या करते हैं, इन सभी के माध्यम से अगर लोगों तक अपने विचार पहुंचा रहे तो इनको बोलते हैं पारंपरिक मीडिया, जो पुराने टाइम में यूज करते थे। और अगर हम इनके अलावा यूज कर रहे हैं, यानी कि आज के टाइम की बात करें तो जिसमें हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब है जब हम इलेक्ट्रिक रूप से, यानी कि इलेक्ट्रिक तकनीकों का उपयोग करें, जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं टेलीविजन के बारे में, जिससे टेलीविजन में आता है BBC, CNN, समाचार के चैनल। यानी कि हम टेलीविजन के माध्यम से, टेलीविजन का माध्यम हो गया कि अब इसमें न्यूज चैनल भी आ सकती है, यानी कि न्यूज भी आ सकती है। न्यूज के साथ साथ जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं उनके भी चैनल आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यूज के अलावा जो स्पिरिचुअल होती है, यानी कि जो माइथोलॉजिकल चैनल्स होते हैं, यानी कि कई सारे टाइप्स के सीरियल आते हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं माइथोलॉजिकल जो चैनल्स होते हैं वो भी आ सकते हैं। यानी कि जब हम टेलीविजन के माध्यम से क्या कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तब वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज कर रहे हैं अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। फिर दूसरा आता है रेडियो। रेडियो क्या है, एक सिर्फ एक ऑडियो माध्यम है। टीवी जो है यह है ऑडियो, यह ऑडियो, और जो वीडियो हम लोग कहते हैं वीडियो, दोनों माध्यम है। लेकिन जो रेडियो है वो सिर्फ एक ऑडियो माध्यम है, यानी कि ऑडियो के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे सिर्फ सुन सकते हैं। फिर है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आप लोग जानते ही होंगे, कई तरीके के प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे FB, इंस्टा, ट्विटर। ट्विटर एक माध्यम है जिसमें हम लोग ट्वीट कर सकते हैं। ट्वीट यानी कि यह सिर्फ एक चैटिंग का माध्यम है। अब इसमें फोटोज, वीडियोस सब कुछ अपलोड कर सकते हैं, यानी कि यह मोस्टली होता है चैटिंग के लिए, यानी कि अपने विचारों को प्रदर्शित करना, ठीक है। तो इसमें कई टाइप्स के सोशल मीडिया वगैरह होते हैं जिनका यूज आजकल जनरली किया जाता है। और कई प्रकार की वेबसाइट भी होती है, जैसे समाचार पत्रों की वेबसाइट होती है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट होती है, जैसे कॉलेज की वेबसाइट्स होती है। तो वो सभी क्या है, वेबसाइट के थ्रू क्या करें हम लोग, अपने इन्फॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेबसाइट के माध्यम से, यानी कि ई मीडिया के माध्यम से क्या कर रहे हैं, संचार की प्रक्रिया को अपना रहे। फिर है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट में हम स्पॉटिफाई पॉडकास्ट के बारे में बात करते हैं, यानी कि जब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की जाती है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो मूवियाँ रिलीज होती है थिएटर के माध्यम से होती है, कुछ मूवी ऐसी होती है जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से होती है, यानी कि उनको ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं नेटफ्लिक्स, नाम सुना होगा,
यानी कि नेटफ्लिक्स के माध्यम से भी क्या होता है, वो अपने विचारों को प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी कि जब अलग अलग माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, अब इनके फायदे भी हो सकते हैं। हम घर बैठे कहीं भी किसी भी जगह पे क्या कर सकते हैं, कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने एरिया के लोगों को, यानी कि अपनी एरिया को, अपने जगह को लोगों तक, यानी कि पूरी दुनिया में बता सकते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, ब्लॉग बना के डालते हैं, अपने एरिया को प्रमोट करते हैं। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण ही पॉसिबल हो पाए। तो ये सब हमारे दैनिक जीवन में हम लोग यूज करते हैं, यानी कि रियल लाइफ में, डेली लाइफ में इनका यूज किया जाता है। अगर हम पारंपरिक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, पारंपरिक में अगर हम कठपुतली का यूज कर रहे हैं, कहानी का यूज कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक का यूज कर रहे हैं, फिर रंगमंच के माध्यम से, तो इनको हम बोलेंगे फोक मीडिया, इनकी तो फोक मीडिया बोलेंगे। और अगर हम आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसमें हम लोग सोशल मीडिया, रेडियो, ऑडियो विजुअल, इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो इसी के साथ हमारे ये जो पूरे सिलेबस का डिस्कशन था, जो हमने पूरा कोर्स है वो पढ़ लिया, ठीक है। तो हमारे जो सेमेस्टर 2 का पूरा सिलेबस था, जिसमें हम लोगों ने 5 यूनिट के बारे में पढ़ा, जल, अपशिष्ट कचरा जो होता है, संवाददान। सेकेंड यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा रोगों के बारे में। थर्ड यूनिट में मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ा। फोर्थ यूनिट में हमने मानव जनन तंत्र के बाद फिर हम लोगों ने देखा कि जो प्रसव के बाद, यानी कि डिलीवरी के बाद की प्रोसेस होती है, क्या क्या देखभाल किया जाना चाहिए, प्रसव पूर्व के सेवा केंद्र वगैरह, उन सब के बारे में बात की। और फिफ्थ यूनिट में हम लोगों ने आईसीटी के बारे में पढ़ा। तो इनमें पढ़ाया गया जो हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों ने थ्योरी की तैयारी कर ली होगी और इसके द्वारा आप लोग अपनी प्रैक्टिस को और आसान बना सकते हो। तो आपके आगामी एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ के रिविजन के साथ जाइए, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ आज की क्लास जो है यही समाप्त होती है। धन्यवाद।